What's up everyone? Welcome back to the channel। तो आप लोगों का कल फिजिकल एजुकेशन का एग्जाम है एंड आई रियली होप आपने अच्छे से प्रिपेयर कर लिया है सब कुछ। बट इफ़ यू रियली वांट टू रिवाइज वंस अगेन तो आई एम कंबाइनिंग ऑल द क्लिप्स ऑफ ऑल द 5 चैप्टर्स। तो आप बड़ा अच्छे से वन शॉट में पूरा सिलेबस रिवाइज कर सकते हो। बस आपको सिर्फ इतना करना है, इस पूरे का पूरे वीडियो को 1.5x पे करना है और आप आसानी से देख सकते हो। 2x बहुत ज़्यादा हो जाता है, कई बार जल्दी हो जाता है। अगर आप एग्जाम वाले दिन देख रहे हो तो 2x भी कर सकते हो, बट 1.5x पे करो और आराम से पूरा का पूरा सिलेबस कर लो रिवाइज। जल्दी से जाके शुरू करो और खूब अच्छे से पेपर करके आना। लेट्स बिगिन। ट्रेनिंग इन स्पोर्ट्स। स्पोर्ट्स आप सब जानते हैं, जितने भी खेल हैं। ट्रेनिंग के साथ शुरू करते हैं कि व्हाट डू यू एक्चुअली मीन बाय ट्रेनिंग। ट्रेनिंग क्या होता है? नोट साथ साथ बना के चलना और एक चैप्टर आज, दो कल, दो परसों प्रिपेयर करने, आपका टर्म 2 का एग्जाम अच्छे से हो जाएगा। ट्रेनिंग क्या है? द प्रोसेस ऑफ प्रिपरेशन। ट्रेनिंग शब्द प्रिपरेशन से आता है। फॉर एनी टास्क, किसी भी टास्क के लिए प्रिपेयर करना, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? ट्रेनिंग बोलते हैं। अब इस पर्टिकुलर यूनिट में आपको 5 टॉपिक्स हैं जो बहुत अच्छे से पढ़ने हैं। सबसे पहला टॉपिक जो आता है वो आता है स्ट्रेंथ। देखो, स्पोर्ट्स में स्ट्रेंथ का बहुत इंपॉर्टेंस होता है। व्हाट इज स्ट्रेंथ? स्ट्रेंथ इज द कैपेसिटी ऑफ होल बॉडी, या तो पूरी बॉडी की बात करूंगा, और एनी ऑफ इट्स पार्ट्स, या किसी पार्ट्स की बात करूंगा। हो सकता है हम आर्म्स की बात कर रहे हैं, हो सकता है हम लेग्स की बात कर रहे हैं, तो किसी पार्ट की या पूरी बॉडी की कैपेसिटी टू एक्सर्ट फोर्स। फोर्स लगाने की कितनी कैपेसिटी है किसी पार्ट की या पूरी बॉडी की, उसी को हम स्ट्रेंथ बोलते हैं। और द अमाउंट ऑफ फोर्स अ मसल और अ मसल ग्रुप एक्सर्ट, कितना फोर्स एक मसल या एक मसल ग्रुप लगाता है, उसको हम स्ट्रेंथ बोलते हैं। कितने तरीके की स्ट्रेंथ होती है याद रखना, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है। स्ट्रेंथ कितने तरीके की होती है? आइसोटॉमिक और आइसोमेट्रिक। आइसोटॉमिक, आइसोमेट्रिक। आइसोटॉमिक किसको बोलते हैं? डायनामिक को, जिसमें मूवमेंट्स हमें देखने को मिलते हैं। और आइसोमेट्रिक बोलते हैं स्टैटिक को। स्टैटिक शब्द का मतलब स्टिल होता है। आपने बिजनेस स्टडीज में पढ़ा होगा, जो कॉमर्स वाले देख रहे होंगे। साइंस वाले बच्चे हमारे जितने देख रहे होंगे उन्होंने भी ये शब्द कहीं ना कहीं पढ़ा होगा। मैं कॉमर्स बैकग्राउंड से हूँ तो मुझे नहीं पता कि आपने 11th-12th में कहीं ये शब्द पढ़े हैं या नहीं पढ़े हैं। बट डायनामिक मीन्स जो चेंज होता रहता है, जो हमें देखने को मिलती है मूवमेंट्स, और स्टैटिक का मतलब जो फिक्स्ड रहता है। ठीक है, सबसे पहले हम डायनामिक आइसोटॉनिक पढ़ते हैं। तो व्हाट इज बेसिकली डायनामिक? डायनामिक स्ट्रेंथ में इट इज रिलेटेड टू मूवमेंट्स। मूवमेंट्स देखने को मिलती हैं, जैसे पुलअप्स, पुशअप्स। पुलअप्स पुशअप्स करते हैं ना हम लोग, जब पुलअप और पुशअप हम करते हैं तो साफ साफ मूवमेंट देखने को मिलती है, हैंड्स की, बॉडी की, राइट। तो इसमें मूवमेंट्स क्लियरली विजिबल होती हैं। इसी को हम डायनामिक या स्टैटिक स्ट्रेंथ बोलते हैं। स्टैटिक क्या होता है? द एबिलिटी टू अप्लाई अ फोर्स where the length of muscles does not change। आप फोर्स लगा रहे हो लेकिन लेंथ ऑफ मसल चेंज नहीं हो रहा, कोई विजिबल मूवमेंट नहीं दिख रहा, बट स्ट्रेंथ लग रही है। लाइक फॉर एग्जांपल, मैं इस बोर्ड पे ऐसे सपोज ऐसे करके इसे पुश कर रहा हूं, तो मेरा मसल में मूवमेंट नहीं दिखेगा, बट स्ट्रेंथ तो लग रही है ना। मैं थकूंगा भी कुछ टाइम के बाद। इसका एग्जाम्पल प्लैंक होता है। प्लैंक क्या होता है सर? देखो, प्लैंक तुम लोग को दिखाता हूं मैं, लाइक दिस। ये एक प्लैंक है, बस इस तरीके से। अब ऐसा लग रहा है कि एक इंसान बड़ा आराम से बैठा हुआ है, बट स्ट्रेंथ इसकी भी लग रही है। ये कोर स्ट्रेंथ पे बेसिकली जो लोग काम करते हैं, कोर के लिए होता है ये पर्टिकुलरली। इसके बाद हम चलते हैं और चीजों की तरफ। स्टैटिक में तो बस मीनिंग आता है, ठीक है, जिसमें मूवमेंट विजिबल नहीं होता, बट डायनामिक में आपको मूवमेंट देखने को मिलता है। 3 प्रकार की हमारे पास डायनामिक या फिर आइसोटॉनिक स्ट्रेंथ होती है। एक होती है मैक्सिमम, एक होती है एक्सप्लोसिव, एक होती है स्ट्रेंथ एंड्योरेंस। सबसे पहले हम बात करते हैं मैक्सिमम। मैक्सिमम होता है द एबिलिटी ऑफ एन इंडिविजुअल टू वर्क अगेंस्ट मैक्सिमम रेजिस्टेंस। मतलब कि देखो, रेजिस्टेंस क्या है? रेजिस्टेंस होती है जो आपको स्टिल रोक के रखती है एक जगह पे। तो आपको अपनी पूरी फोर्स लगानी है, एनर्जी लगानी है, स्ट्रेंथ लगानी है उस रेजिस्टेंस के अगेंस्ट। लाइक फॉर एग्जाम्पल, मैं जिम में गया हूं, तो जो डंबल है वो नीचे की तरफ जाएगा, तो मुझे ऊपर लेके आना है अपनी स्ट्रेंथ की मदद से, राइट। तो एबिलिटी टू वर्क अगेंस्ट मैक्सिमम रेजिस्टेंस, जैसे वेट लिफ्टिंग में होता है, जैवलिन थ्रो में होता है। एक बार नीरज चोपड़ा जी ने फुल मैक्सिमम स्ट्रेंथ के साथ जैवलिन थ्रो करा और वो बन गए वर्ल्ड चैंपियन, राइट। तो इस तरीके से रिक्वायर्ड फॉर शॉर्ट पीरियड, ये यूजुअली शॉर्ट पीरियड के लिए एक बार स्ट्रेंथ लगती है, मैक्सिमम होती है। उसके बाद एक्सप्लोसिव स्ट्रेंथ क्या होती है? एक्सप्लोसिव होता है टू ओवरकम रेजिस्टेंस। हमें रेजिस्टेंस तो हटाना ही है, तीनों में ही हटाना है।
विद हाई स्पीड। यहाँ पे जो फोकस है ना वो स्पीड का रहने वाला है, मतलब आपको फटाफट से पूरी तेजी से फोर्स लगानी है, रेजिस्टेंस को ओवरकम करना है और पूरी तेजी से करना है, ठीक है। ये यूजुअली शॉर्ट पुट में, लॉन्ग जंप में, हाई जंप में, इसमें स्पीड का खेल होता है। फटाफट हाई जंप लगाओ, लॉन्ग जंप पूरी तेज भाग के आता है और एक ही बार में स्ट्रेंथ लगाते हैं ना, एक्सप्लोसिव। इसको हम एक्सप्लोसिव पावर भी बोलते हैं। इसके बाद तीसरी कौन सी होती है, स्ट्रेंथ एंड्योरेंस। स्ट्रेंथ एंड्योरेंस क्या होता है, कॉम्बिनेशन होता है स्ट्रेंथ का और एंड्योरेंस का। एंड्योरेंस यूजुअली अगर आम भाषा में बात करूं तो स्टैमिना, आप कितने लंबे समय तक कोई काम कर पा रहे हो, है ना। लाइक फॉर एग्जांपल हम लोग जाते हैं, हम लोग स्टेयर्स चढ़ते हैं, कुछ स्टेयर्स चढ़ते हैं, कुछ लोग 4 स्टेयर में थक जाएंगे, कुछ 8 में थक जाएंगे, कुछ फटाफट ऊपर नीचे, तो हम लोग बोलते हैं आपका एंड्योरेंस बड़ा ज़बरदस्त है यार, स्टैमिना बड़ा ज़बरदस्त है। तो इट इज़ द एबिलिटी टू ओवरकम रेजिस्टेंस। देखो डेफिनेशन एक ही चलेगी, एबिलिटी टू ओवरकम रेजिस्टेंस, एबिलिटी टू ओवरकम रेजिस्टेंस, एबिलिटी टू ओवरकम रेजिस्टेंस। बस यहाँ पे स्पीड का खेल है, यहाँ पे मैक्सिमम लगा देनी है। और यहाँ पे फटीग के केस में भी, फटीग मतलब थकने के केस में भी, मतलब आप थक रहे हो बट फिर भी आप काम कर रहे हो, आपने ब्रेक लिया, आपका एनर्जी वापस से रिटेन हो गया, आपने फिर काम करना शुरू कर दिया। तो ये होता है हमारे पास कौन सा, स्ट्रेंथ एंड्योरेंस। इट कैन बी स्टैटिक और डायनामिक, ये स्टैटिक मूवमेंट्स में भी चल सकता है, डायनामिक मूवमेंट्स में भी चल सकता है। और इसके अंदर क्या एग्जांपल्स आते हैं, लॉन्ग डिस्टेंस रेसेस, स्विमिंग, साइकिलिंग, इसके अंदर ये सारी चीज़ें चलती हैं, ठीक है जी। मेथड्स टू इम्प्रूव स्ट्रेंथ, स्ट्रेंथ कैसे इम्प्रूव हो सकती है, फिर से वही आइसोमेट्रिक एक्सरसाइजेस से, आइसोटोनिक एक्सरसाइजेस से और आइसोकाइनेटिक एक्सरसाइजेस से। सबसे पहले आइसोमेट्रिक कौन सी होंगी, आइसोमेट्रिक वही होंगी जिसके अंदर मूवमेंट विजिबल नहीं होगा, और आइसोटोनिक में मूवमेंट आपको क्लियरली दिख रहा होगा। देयर आर नो डायरेक्ट मूवमेंट्स, ठीक है। इन दीज मसल्स डू नॉट चेंज देयर लेंथ, वर्क डन बिल्कुल जीरो दिखाई देता है, आपको दिखता नहीं है कि वर्क कुछ हो रहा है या नहीं हो रहा है। यूजुअली वर्क डन अगर आपको कैलकुलेट करना हो तो फॉर्मूला होता है फोर्स इनटू डिस्टेंस मूव्ड, ठीक है, एक डायरेक्शन में। Then these exercises can ever be done by an injured person, मतलब कि ये वाली जो एक्सरसाइजेज होती हैं जैसे प्लैंक हो गया, इस तरीके की एक्सरसाइजेज वो एक इंजर्ड पर्सन भी कर सकता है। तो कौन कौन सी होती हैं हमारे पास बेसिकली आइसोमेट्रिक एक्सरसाइजेज, एक बार चेक करते हैं। आइसोमेट्रिक एक्सरसाइजेज दिखाता हूँ आप लोगों को, हम देखते हैं इसमें आइसोमेट्रिक एक्सरसाइजेज। आइसोमेट्रिक एक्सरसाइजेस की अगर हम बात करें तो देखो इस तरीके से हमारी आइसोमेट्रिक एक्सरसाइजेस आ रही हैं। देखो यूजुअली हमें प्लैंक देखने को मिल रहा है, बट इसमें हमारे पास और भी एक्सरसाइजेस आती हैं। ये स्क्वाट्स हो गया हमारे पास, ठीक है, एक पूरी लिस्ट दी गई है। यहाँ पे अगर हम बात करें तो देखो प्लैंक है, लो स्क्वाट है, स्प्लिट स्क्वाट है, वॉल सिट है, ऐसी बहुत सारी एक्सरसाइज होती है। तो ये सब आइसोमेट्रिक में आ जाती हैं। इसके बाद कौन सी होती है हमारे पास, अगर हम और आगे चलें, आइसोमेट्रिक हो गई। आइसोटोनिक कौन सी होती हैं, जो मसल्स को टोन अप करती है ना, वेट लिफ्टिंग में सारी मसल्स के लिए होती है ना, वो होती है आइसोटोनिक एक्सरसाइजेस। बेस्ट फॉर स्ट्रेंथ डेवलपमेंट, दीज आर बेस्ट फॉर स्ट्रेंथ डेवलपमेंट। इसमें रनिंग, जंपिंग, वेट ट्रेनिंग, ये सब आपकी ओवरऑल मसल्स को टोन करती हैं, राइट। अच्छा, आइसोमेट्रिक कौन ना करे, चिल्ड्रन ना करें और अनट्रेन्ड पर्सन्स ना करें। इंजर्ड पर्सन कर सकता है, वो भी प्रिकॉशन के साथ, ओके। अच्छा, आइसोमेट्रिक आइसोटोनिक तो आप समझ गए ना, एक में मूवमेंट देखने को मिलेगा, एक में नहीं मिलेगा। आइसोकाइनेटिक कौन सी होती है, आइसोकाइनेटिक में एक स्पेशल काइंड ऑफ मशीन आ जाती है, जैसे हम जिम में करते हैं ना कि फॉर एग्जांपल बाइसेप्स के लिए आप मशीन से कर रहे हो तो मूवमेंट देखने को मिलेगी और वो एक ही मसल को हिट करेगा एक ही पर्टिकुलर एंगल के साथ, राइट। तो दीज आर परफॉर्म्ड ऑन स्पेशली डिजाइंड मशीन्स, मैक्सिमम फोर्स इज अप्लाइड ऑन मसल्स ओनली एट अ पर्टिकुलर एंगल। ये आता है आइसोकाइनेटिक। तो ये सब आपको पढ़ना था स्ट्रेंथ के अंदर। स्ट्रेंथ होता क्या है, कितने प्रकार का स्ट्रेंथ होता है, आइसोटोनिक, आइसोमेट्रिक, ये सब पढ़ लिया आपने। इसमें मैक्सिमम, एक्सप्लोसिव और एंड्योरेंस। उसके बाद किस तरीके से आप इंप्रूव कर सकते हो, ठीक है, ये स्ट्रेंथ में आता है। पहला टॉपिक खत्म, तैयार करके चलना। अब चलता हूँ दूसरे टॉपिक पे। दूसरा होता है एंड्योरेंस। एंड्योरेंस की बात मैं अभी कर ही चुका हूँ। आम भाषा की अगर मैं बात करूँ, एक नॉर्मल लेमेंस वर्ड में, स्टैमिना क्या है जी, द एबिलिटी टू सस्टेन एन एक्टिविटी। आप कितने लंबे समय तक कोई एक्टिविटी कर सकते हो, उसी को हम स्टैमिना या एंड्योरेंस बोलते हैं। और द एबिलिटी टू रेजिस्ट फटीग, कितने टाइम तक आप थकते नहीं हो, ठीक है। इट इज यूजुअली मेजर्ड बाय अ नंबर ऑफ रेपिटेशंस। कौन इंसान कितने अच्छे रेप्स लगा रहा है, रेपिटेशंस कर रहा है, कितनी देर तक आप भाग पा रहे हो, है ना, कितनी स्प्रिंट्स लगा पा रहे हो,
ये सारी चीज़ें आ जाती हैं हमारे पास। ये क्या शो करते हैं, हमारा एंड्योरेंस या फिर स्टैमिना। कितने प्रकार का एंड्योरेंस होता है, अब इसको दो पार्ट्स में कैटेगराइज करा गया है, या तो एक्टिविटी के बेसिस पे या समय के बेसिस पे। सबसे पहले तो एक्टिविटी के बेसिस पे देख लो कि आप कर क्या रहे हो। अब इसमें एक तो होता है बेसिक एंड्योरेंस, बेसिक को आप एरोबिक एंड्योरेंस भी बोलते हो। बेसिक में हम लोग क्या देखते हैं, हम लोग बेसिक में देखते हैं कि किसी भी इंडिविजुअल की द एबिलिटी टू परफॉर्म मूवमेंट्स इन विच मैनी मसल्स आर इन्वॉल्व, कई सारी मसल्स इन्वॉल्व हैं, और एक्टिविटीज परफॉर्म्ड एट अ स्लो पेस, धीरे धीरे करी जा रही है, बट फॉर लॉन्गर ड्यूरेशन। जैसे जॉगिंग कर रहे हो आप, स्लो रनिंग कर रहे हो फॉर 30 मिनट्स। याद रखना यूजुअली इसमें बेसिक में ना हम 30 मिनट्स मिनिमम 30 या 30 से ज़्यादा का हम लोग बेसिक एंड्योरेंस चेक करते हैं। जॉगिंग कर रहा है कोई, रनिंग कर रहा है, साइकिलिंग कर रहा है 30 मिनट्स तक का, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, बेसिक एंड्योरेंस। जनरल एंड्योरेंस कौन सा होता है, जनरल होता है जो हमें जनरली देखने को मिलता है कि एक इंसान कितनी देर तक अपने आप को रेजिस्ट कर सकता है फटीक से, थकने से। 2 मिनट, 4 मिनट, 5 मिनट, 10 मिनट, सबका अलग अलग होता है, अलग अलग एक्टिविटीज के हिसाब से, अलग अलग एज के हिसाब से। तो एबिलिटी टू रेजिस्ट फटीक कॉज्ड बाय डिफरेंट टाइप्स ऑफ एक्टिविटीज, ड्यूरेशन इज मच शॉर्टर देन बेसिक एंड्योरेंस। इससे तो काफी कम रहता है क्योंकि यहाँ पे हम 30 मिनट्स लेके चल रहे हैं मिनिमम, ठीक है। तो जो सभी में देखने को मिलता है वो यूजुअली होता है हमारे पास जनरल। फिर हम थोड़ा स्पोर्ट्स पर्सन्स की बात करें, एक्टिविटीज वाले लोगों की बात करें, तो उनमें हमें बेसिक। और अगर कोई अपने आप को ट्रेन कर रहा है फॉर अ स्पेशल एक्टिविटी, लाइक फॉर एग्जांपल आप फुटबॉल खेलते हो, तो आपका जबरदस्त एंड्योरेंस होगा क्योंकि आप वो पर्टिकुलर समय तक भागते हो, गेम खेलते हो। आप कोई हॉकी खेलते हो, शाहरुख खान याद है 70 मिनट, ये 70 मिनट तुम्हारी जिंदगी के बहुत कीमती 70 मिनट है, मुझे डायलॉग याद नहीं आ रहा, बट 70 मिनट्स तक का वो स्पोर्ट है ना, तो उस पर्टिकुलर चीज में चलता है स्पेसिफिक एंड्योरेंस। द एबिलिटी टू रेजिस्ट फटीग कॉज्ड बाय अ पर्टिकुलर स्पोर्ट्स एक्टिविटी, डिफरेंट फॉर डिफरेंट स्पोर्ट्स, अलग अलग हो सकता है, ठीक है जी। ये तो हो गया हमारे पास कौन सा, एक्टिविटी के बेस पे। अब ड्यूरेशन की बात करें, समय की बात करें, तो इसमें बस टाइम पीरियड याद रखना। स्पीड होता है, फिर शॉर्ट टर्म होता है, फिर मिडिल टर्म होता है, फिर लॉन्ग टर्म होता है। स्पीड में बस 45 सेकंड तक का एंड्योरेंस चाहिए, जैसे 400 मीटर स्प्रिंट में करना हो। उसके बाद अगर मैं आगे बढ़ जाऊं 45 सेकंड से 2 मिनट तक का, तो उसको हम शॉर्ट टर्म बोलते हैं, 800 मीटर रेस में बोल सकते हो। 2 मिनट से 11 मीटर तक का, उसको हम मीडियम टर्म या मिडिल टर्म बोलते हैं। उसके बाद लॉन्ग टर्म कौन सा होता है, मोर देन 11 मिनट, ये 5000 से 10,000 मीटर मैराथन में चलता है, ठीक है। तो एंड्योरेंस अगर टाइम बेसिस पे देखें तो ये होता है, अगर एक्टिविटी बेसिस पे देखें तो मैं इधर आपको बता चुका हूँ, ठीक है, बेसिक, जनरल, स्पेसिफिक। अब आता है मेथड्स टू डेवलप एंड्योरेंस। एंड्योरेंस कैसे बढ़ेगा यार, ऑब्वियस सी बात है, स्टेमिना ट्रेनिंग से बढ़ेगा, प्रैक्टिस करने से बढ़ेगा। क्या प्रैक्टिस करनी है, क्या क्या टेक्निक्स हैं, एक होती है कॉन्टिन्यूस ट्रेनिंग, एक होती है इंटरवल ट्रेनिंग, एक होता है फार्टलेक ट्रेनिंग, ठीक है। यहां से क्वेश्चन बनता है, ठीक है, इसे अच्छे से करना। देखो नाम में ही लिखा हुआ है कॉन्टिन्यूस, मतलब आप कॉन्टिन्यूसली रनिंग कर रहे हो, ट्रेनिंग कर रहे हो एक स्पेसिफिक टाइम के लिए, इंटेंसिटी होती है इसके अंदर। इंटरवल, कुछ टाइम के लिए बढ़िया अच्छे से करा, फिर रेस्ट ले लिया, जब आप रिकवर हो गए फिर दोबारा शुरू कर दिया, फिर रेस्ट ले लिया, फिर रिकवर हो गए, फिर दोबारा शुरू कर दिया। उसके बाद फार्टलेक, इसमें कुछ अलग सिस्टम है, दोनों का कॉम्बिनेशन है, आगे बताता हूँ। कॉन्टिन्यूस ट्रेनिंग मेथड, एक्सरसाइज इज परफॉर्म फॉर लॉन्गर ड्यूरेशन विदाउट एनी ब्रेक, बिना किसी ब्रेक के, इंटेंसिटी लो रहती है। इट क्रॉस, इसके अंदर क्रॉस कंट्री रेस इसका एग्जाम्पल है, ठीक है, मतलब आपको लंबे समय तक भागना है। इसमें जो हार्ट बीट ऑफ इंडिविजुअल होती है वो 140 से 160 बीट्स पर मिनट तक चली जाती है। नॉर्मली हम 120 कंसीडर करते हैं, बट क्योंकि आप कर रहे हो धीरे 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 धीरे, लेकिन लंबे समय तक आप भाग रहे हो, रनिंग कर रहे हो, साइकिलिंग कर रहे हो, इंटेंसिटी इतनी ज्यादा नहीं है, बट आप कॉन्टिन्यूसली कर रहे हो, है ना। तो इसमें जो आपकी हार्ट बीट है वो 140 से 160 बीट्स पर मिनट जाती है। ड्यूरेशन कम से कम 30 मिनट लेके चलना है। एडवांटेजेस क्या होते हैं इसमें, आपका ग्लाइकोजन मसल्स में बढ़िया हो जाता है, एफिशिएंसी ऑफ हार्ट्स एंड लंग्स अच्छा हो जाता है, आपका विल पावर अच्छा करता है और इंडिविजुअल को सेल्फ डिसिप्लिन, सेल्फ कॉन्फिडेंट बनाता है। सभी स्पोर्ट सेल्फ डिसिप्लिन, सेल्फ कॉन्फिडेंट तो बनाते हैं, तो आप सब में एडवांटेजेस में लिख सकते हो, ठीक है। अब आते हैं हम इंटरवल वाले में। इंटरवल में क्या होता है, द ट्रेनिंग ऑफ हार्ट थ्रू एंड्योरेंस ट्रेनिंग। एंड्योरेंस ट्रेनिंग करा रहे हो आप, हार्ट की ट्रेनिंग कर रहे हो, क्योंकि जब आप एक्सरसाइज करते हो ना तो ब्लड फ्लो बहुत अच्छा होता है, हार्ट के थ्रू ट्रेन होता है हमारा हार्ट। इसमें क्या लिखा है, किसने इंट्रोड्यूस किया था, बिकिला। बिकिला इंट्रोड्यूस दिस ट्रेनिंग इन 1920 और इसको टेरेस ट्रेनिंग भी बोला जाता है। इसका एग्जांपल क्या है, देखो इस तरीके से लिखा ना, बढ़िया नंबर मिलेंगे। 400 मीटर रेस करो 80% स्पीड के साथ, फिर थोड़ा स्लो डाउन हो जाओ, वॉकिंग करो, जॉगिंग करो, जब तक आपका पल्स रेट नीचे नहीं आ जाता 120 से 140 बीट्स, ठीक है। उसके बाद 400 मीटर रेस फिर करो 80% स्पीड के साथ, फिर वॉकिंग जॉगिंग पे आ जाओ। इस तरीके से आपकी कौन सी होती है, इंटरवल वाला एंड्योरेंस। उसके बाद आता है हमारे पास इसके एडवांटेजेस।
पेशेंस बढ़ता है, पेशेंट मत लिखाना पेशेंस बढ़ता है क्योंकि इसमें धीरे धीरे आपको रेस्ट भी लेना है, तो इससे पेशेंस इंक्रीज होता है। बेटर रिजल्ट्स इन शॉर्ट टाइम, अच्छे समय में अच्छे रिजल्ट्स मिलते हैं और प्रोग्रेस आप आसानी से मेजर कर सकते हो। इसके क्या डिसएडवांटेज होते हैं, कई बार चांसेस ऑफ इंजरी होता है, वैसे तो हर स्पोर्ट में चांस ऑफ इंजरी होता है बट इसमें भी काफ़ी रहता है। एंड रेगुलर ट्रेनिंग कैन लीड टू हार्ट डिजीज, अगर आप रेगुलर करते रहोगे तो हार्ट डिजीजेस हो सकती हैं। तीसरा क्या होता है जी हमारे पास फाटलेक। फाटलेक यहाँ पे यूजुअली काम है स्पीड प्ले का, ठीक है। फाटलेक मींस स्पीड प्ले, यहाँ पे स्पीड के साथ खेला जाएगा, यानी कि दिस मेथड ब्लेंड्स कॉन्टिन्यूस ट्रेनिंग विद इंटरवल ट्रेनिंग। ये बोलता है कॉन्टिन्यूसली करते रहो लेकिन इंटरवल का भी बीच में कुछ मेरिट्स ले लो, जैसे पहले तेजी से भागो फिर थोड़ा धीरे हो जाओ, फिर तेजी से भागो फिर थोड़ा धीरे हो जाओ, फिर तेजी से भागो, तो इस तरीके से। इसका क्या एग्जाम्पल है, पहले वार्म अप शुरू करा आपने, जॉगिंग करी 5 से 10 मिनट, फिर हार्ड स्पीड कर दी 1.5 से 2.5 किलोमीटर तक, फिर थोड़ा वॉकिंग कर दी 5 मिनट के लिए ताकि आप रिकवर कर पाओ, फिर स्पीड वर्क शुरू कर दिया, 50 से 60 मीटर की स्प्रिंट लगा ली, फिर इजी रनिंग कर ली, फिर फुल स्पीड कर दी 175-200 मीटर अपहिल, फिर पास्ट फेस कर दी। तो इस तरीके से सारा का सारा काम हो सकता है, ये दोनों का कॉम्बिनेशन है फाटलेक, ठीक है। इसके बाद इसके क्या एडवांटेजेस हैं, मेक्स एन एथलीट बेटर स्प्रिंटर, इट कीप्स हार्ट रेट अप एंड फ्लेक्सिबल होता है नेचर में, अपने हिसाब से आप ऊपर नीचे कर सकते हो, ठीक है। तो ये हमारे पास 3 प्रकार के थे मेथड्स टू डेवलप एंड्योरेंस। उम्मीद है आपने नोट साथ साथ बनाए होंगे और आप साथ साथ इन्हें लर्न कर लोगे आज ही। आज ये चैप्टर तैयार कर लेना, 2 कल करा दूंगा, 2 परसों तुम्हारा टॉपिक तैयार। अगले पे चलते हैं। स्पीड हो गया, सॉरी हमारे पास स्ट्रेंथ हो गया, एंड्योरेंस हो गया, आप स्पीड पे आ जाओ। स्पीड क्या होता है, आप कितनी तेजी से एक जगह से दूसरी जगह पहुंच रहे हो, ठीक है। क्या मतलब हुआ सर, द एबिलिटी टू मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर इन शॉर्टेस्ट पॉसिबल टाइम। स्पीड में समय की वैल्यू होती है, टाइम की वैल्यू होती है, इस बात को याद रखना। स्पीड में मोस्ट इंपॉर्टेंट इज टाइम, ठीक है। द वेलोसिटी विद विच एन इंडिविजुअल कैन एग्जीक्यूट मूवमेंट्स, कितनी तेजी से एक इंडिविजुअल मूवमेंट्स को एग्जीक्यूट कर पा रहा है, उसको हम क्या बोलते हैं, स्पीड। कितने प्रकार की स्पीड्स होती हैं, 1 2 3 4 5। सबसे पहले रिएक्शन एबिलिटी, इसमें हम सबसे पहले रिएक्शन एबिलिटी देखते हैं कि आप कितनी जल्दी रिएक्ट करते हो, है ना। एक बार मैं छोटा था तो मैं अपने फ्रेंड के साथ बाइक पे बैठ के जा रहा था, ठीक है जी। अब सलेंसर बहुत गर्म था उस टाइम, हम बस नॉर्मली वही हवाई चप्पल पहन के घूमते थे पूरे दिन, कुछ भी गर्मी के टाइम पे, तो बस फटाफट से वो चप्पल थोड़ी छोटी थी मैंने पहन ली। अब क्या हुआ जी, उसकी बाइक के जैसे ही पीछे बैठा, पैर लगा सीधा सलेंसर पे, गर्म एकदम पैर हटाया मैंने। वहाँ कौन सा रिएक्शन चला, किसके अंदर आया, रिएक्शन एबिलिटी टाइप्स ऑफ स्पीड में आया था, मैंने कितनी जल्दी रिएक्ट करा, है ना। द एबिलिटी टू रिएक्ट इफेक्टिवली एंड क्विकली टू एन एक्शन, ठीक है। ये 2 तरीके का होता है, एक सिंपल रिएक्शन और एक कॉम्प्लेक्स रिएक्शन। सिंपल होता है जिसमें आपको ऑलरेडी पता होता है कि आपको रिएक्ट करना है, जैसे एक स्प्रिंटर है, स्प्रिंट लगा रहा है 400 मीटर की, तो जैसे ही वो सीटी बजेगी तो उसे पता है मुझे फटाफट से रिएक्ट करना है और भागना है ना। जबकि कॉम्प्लेक्स में क्या होता है कि आपको पता नहीं है, अनएक्सपेक्टेड है। अब जैसे वो साइलेंसर पे पैर रखा गया, अनएक्सपेक्टेड था, मैं सोच के थोड़ी ना बैठा था कि पैर रखूंगा फिर हटाऊंगा, अनएक्सपेक्टेड। सिमिलरली जब आप क्रिकेट खेलते हो, एक बैट्समैन ऐसे साइडवेज खड़ा होकर क्रिकेट खेल रहा है, अब उसको नहीं पता कि यॉर्कर आएगा या बाउंसर आएगा, वो जैसे ही आएगा उसको तभी रिएक्ट करना है। यॉर्कर आएगा तो उसे नीचे एकदम से करना पड़ेगा मैनेज, और बाउंसर आएगा तो फिर खुद नीचे बैठना पड़ेगा, है ना। तो इस तरीके से ये सब कॉम्प्लेक्स रिएक्शन में आ जाता है। अभी गर्ल्स कह रही होंगी ये क्या यॉर्कर और बाउंसर, बट बहुत सारी गर्ल्स क्रिकेट दिखती है, मुझे बताना आपको समझ आया या नहीं आया। एक्सेलरेशन एबिलिटी क्या होता है, द एबिलिटी टू अचीव मैक्सिमम स्पीड फ्रॉम लो स्पीड। एक्सेलरेशन एबिलिटी होता है कि आप किस तरीके से स्पीड बढ़ाते हो। जैसे आपने बहुत सारे जो लोग रेस में होते हैं, आपने उन्हें देखा होगा, आपने अलग अलग मैराथन्स देखे होंगे, यूजुअली पहला राउंड धीरे लगा दिया, फिर दूसरा धीरे लगा दिया, थर्ड में पूरी तेज स्पीड बढ़ा दी और चौथे में पूरा तेज भाग के गए, तो वो एक्सेलरेशन एबिलिटी शो करता है। मूवमेंट स्पीड, एबिलिटी टू डू अ मूवमेंट इन मिनिमम टाइम, आपको एक मूवमेंट करना है मिनिमम टाइम में, जैसे बॉक्सिंग में फटाफट, रेसलिंग में फटाफट करना होता है। लोकोमोटर एबिलिटी क्या होता है, द एबिलिटी टू मेंटेन मैक्सिमम स्पीड फॉर मैक्सिमम टाइम और डिस्टेंस। मतलब यूजुअली आपको पूरी तेजी से, इसके अंदर सबसे ज्यादा एंड्योरेंस की जरूरत पड़ती है, आपको मैक्सिमम स्पीड मेंटेन करनी है मैक्सिमम टाइम के लिए। यूजुअली 100 मीटर, 200 मीटर, 400 मीटर भी इसमें चल जाता है। 400 मीटर रेस में भी लोकोमोटर एबिलिटी लगती है, ठीक है। स्पीड एंड्योरेंस क्या होता है, स्पीड एंड्योरेंस होता है एबिलिटी टू परफॉर्म मूवमेंट्स इन हाई स्पीड एंड इन कंडीशंस ऑफ फटीग। बेटा जहां पे भी एंड्योरेंस आ रहा होगा ना, तो याद रखना एंड्योरेंस के साथ सीधा सीधा फटीग का लेन देन है। चल जा भाई, क्या बात हो गई, एंड्योरेंस में फटीग का लेन देन है कि आप
थक रहे हो लेकिन आप तब भी मेंटेन कर रहे हो चीजें, ठीक है। ये हमारे पास होती हैं टाइप्स ऑफ स्पीड्स, ठीक है। अब आता है मेथड्स टू डेवलप स्पीड्स। क्या क्या मेथड है स्पीड डेवलप करने के? सबसे पहला होता है एक्सेलरेशन रन, दूसरा होता है पेस रन। पेस रन क्या होता है? सब कुछ पूरा डिस्टेंस कवर करना है कांस्टेंट पेस पे, पूरी कांस्टेंट पेस पे आप भाग रहे हो, प्रैक्टिस कर रहे हो, ऐसे स्पीड बढ़ती है। दूसरा एक्सेलरेशन होता है कि आप धीरे धीरे एक्सेलरेट करते हो, ठीक है। पहले आप जॉगिंग पे आए, जॉगिंग से आपने स्ट्राइडिंग कर दी, स्ट्राइडिंग से आपने स्प्रिंटिंग कर दी, तो ये धीरे धीरे जो आप स्पीड बढ़ाते हो, प्रैक्टिस करते हो, इसको एक्सेलरेशन रन बोलते हैं। और जो आप कंटिन्यूस एक ही स्पीड में भाग रहे हो उसको पेस रन बोलते हैं। स्पीड भी समझ में आ गया। अब आता है मेरे पास फ्लेक्सिबिलिटी। फ्लेक्सिबिलिटी, आपकी बॉडी कितनी फ्लेक्सिबल है, आप कितना अपने आप को मोड़ तोड़ पा रहे हो। यूजुअली फ्लेक्सिबिलिटी हम योगा में देखते हैं सबसे ज़्यादा, योगा भी पढ़ाऊंगा अभी आप लोगों को। बट फ्लेक्सिबिलिटी होता क्या है? द रेंज ऑफ मोशन अवेलेबल इन जॉइंट्स, आप कितना ज़्यादा अपने जॉइंट्स को मूव करवा पा रहे हो। और एबिलिटी टू एग्जीक्यूट मूवमेंट्स विद ग्रेटर एप्टीट्यूड, ठीक है जी। कितने प्रकार का होता है? एक होता है पैसिव, एक होता है एक्टिव। पैसिव कौन सा होता है? द एबिलिटी टू डू मूवमेंट्स विद एक्सटर्नल हेल्प। पैसिव और एक्टिव वैसे भी आप समझ सकते हो। एक्टिव होता है किसी भी चीज को एक्टिवली करना, पैसिव होता है स्टिल रहना, किसी और की मदद से करना, ठीक है। तो फ्लेक्सिबिलिटी में याद रखना दो प्रकार की, एक्टिव, पैसिव। एक्टिव आप खुद एक्टिवली अपने आप को फ्लेक्सिबल देख पा रहे हो, आप अपनी मसल्स को, जॉइंट्स को मूव कर पा रहे हो। और पैसिव होता है आप किसी की हेल्प से कर रहे हो, ठीक है। तो पैसिव में क्या है? द एबिलिटी टू डू मूवमेंट विद एक्सटर्नल हेल्प, जैसे स्ट्रेचिंग करना विद द हेल्प ऑफ अ पार्टनर, ठीक है। एक पार्टनर की मदद से आप स्ट्रेचिंग कर रहे हो कि मैं लेट गया, उसके बाद मैं अपने लेग्स को ऊपर उठा रहा हूं, बट मेरा पार्टनर मुझे हेल्प कर रहा है, मैं एक पॉइंट के बाद नहीं स्ट्रेच कर पा रहा, बट मेरा पार्टनर मदद कर रहा है, तो वो पैसिव में आ जाएगा। एक्टिव की बात करूं तो एबिलिटी टू डू मूवमेंट्स फॉर लॉन्गर डिस्टेंस विदाउट एनी एक्सटर्नल हेल्प, मैं खुद कर पा रहा हूं। ये भी दो प्रकार का होता है, स्टैटिक। एक्टिव में भी स्टैटिक और डायनामिक। देखो एक्टिव में भी क्या होता है? स्टैटिक होता है कि आप एक जगह बैठे हुए हो, आप लेट रहे हो, उसमें स्ट्रेच कर पा रहे हो। डायनामिक होता है स्पोर्ट्स से पहले वार्म अप करना, इस तरीके की चीजें। अब मेथड्स टू इंप्रूव फ्लेक्सिबिलिटी में सबसे पहले आता है बैलिस्टिक मेथड। बैलिस्टिक में क्या होता है सर? मूवमेंट इज परफॉर्म्ड, आप स्ट्रेच कर रहे हो विद स्विंग एंड इन अ रिदमिक मैनर, मतलब आप एक मूवमेंट परफॉर्म कर रहे हो जिसमें आप अपना पूरा स्विंग कर रहे हो बॉडी को, और एक रिदम में स्ट्रेच हो रहा है। मतलब कि फॉर एग्जांपल आप स्ट्रेच कर रहे हो ऐसे लेफ्ट से, तो पूरा बॉडी मूव हो रहा है, एक स्ट्रेच मिल रहा है और रिदम में चल रहा है काफी ज्यादा, ठीक है। इसमें अगर आपको एग्जाम्पल देखना हो तो हमारे पास जो बैलिस्टिक मेथड होता है वो लगभग इस तरीके से होता है कि पूरा बॉडी स्ट्रेच कर दिया और एक रिदम में, ठीक है। इसके बाद अगर हम सेकंड पे चलें तो दूसरा होता है स्टैटिक स्ट्रेचिंग। अब देखो स्टैटिक जिसमें बॉडी फिर से स्टिल रहेगा, और डायनामिक जिसमें बॉडी मूव होगा, है ना। तो स्टैटिक में इन्वॉल्व्स ग्रेजुअल ईजिंग इनटू द स्ट्रेच, बस बहुत धीरे धीरे आप स्ट्रेच करते हो, एंड होल्डिंग द पोजीशन, और आप पोजीशन को होल्ड करते हो। सर वो कैसा होता है? अगर हम स्टैटिक स्ट्रेचिंग पे चलें तो देखो इस तरीके से बहुत धीरे और पोजीशन को होल्ड करके रखते हो, इस तरीके से, इसको हम बोलते हैं स्टैटिक स्ट्रेचिंग। डायनामिक में आपका पूरा बॉडी मूव करता है। देखो डायनामिक इस तरीके से पूरा लेग्स भी, आर्म्स भी, सब पूरे प्रॉपर मूव कर रहे हैं, वो डायनामिक में आ जाता है। कंट्रोल्ड लेग एंड आर्म स्विंग्स दैट टेक्स यू जेंटली टू लिमिट ऑफ योर रेंज ऑफ मोशन, मतलब आप पूरा रेंज ऑफ मोशन करते हो और दोनों ही चीजें, आर्म्स एज वेल एज लेग्स, इसमें इन्वॉल्व होती हैं। उसके बाद पीएनएफ होता है, ये काफी ज्यादा एक्सपर्ट, जो काफी एडवांस्ड जो एथलीट्स होते हैं वो इस स्ट्रेचिंग को यूज करते हैं। प्रोप्रायोसेप्टिव न्यूरोमस्कुलर फैसिलिटेशन टेक्निक, PNF टेक्निक जो है इट इज यूज्ड बाय एडवांस्ड स्पोर्ट्स पर्सन्स फॉर गेनिंग फ्लेक्सिबिलिटी। ये यूजुअली विद द हेल्प ऑफ ट्रेनर करते हैं। और इसमें PNF की स्ट्रेचिंग की बात करें तो इस तरीके से स्ट्रेचिंग पूरा प्रॉपर आपको देखने को मिलती है। तो ये आपके पास स्ट्रेचिंग आ गया जी, ठीक है। फ्लेक्सिबिलिटी के लिए होता है ये सारा के सारी चीजें, ये सब इंप्रूव करते हैं आपकी फ्लेक्सिबिलिटी को, ठीक है। मेथड्स टू इंप्रूव फ्लेक्सिबिलिटी। इसके बाद आपके पास जो लास्ट टॉपिक होता है इस चैप्टर में, इस यूनिट में, वो है कोऑर्डिनेटिव एबिलिटी। कोऑर्डिनेटिव एबिलिटीज क्या होते हैं? दोज एबिलिटीज विच इनेबल द इंडिविजुअल टू डू वेरियस एक्टिविटीज प्रॉपरली। मतलब देखो अगर मैं पढ़ा रहा हूं तो जो मेरे ब्रेन में है वो यहाँ पे लिखा हुआ है, उसके बाद मैं अपने हैंड्स भी मूव कर रहा हूँ, मैं बॉडी भी मूव कर रहा हूँ, तो ये सब कोऑर्डिनेटिव एक्टिविटीज हैं कि मोशंस है, मैं कोऑर्डिनेट कर पा रहा हूँ अपने वर्ड्स के साथ, अपने मूवमेंट्स को, एक्शंस को, है ना, एज वेल एज एफिशिएंटली। अच्छा क्या लिखा है? अवर एक्यूरेसी, आप कितने एक्यूरेटली स्पोर्ट्स परफॉर्म कर रहे हो, आपका रिदम, फ्लो, कॉन्स्टेंसी, ये सब आपकी इन एबिलिटीज पे, कोऑर्डिनेटिव एबिलिटीज पे डिपेंड करता है।
कितने प्रकार की कोऑर्डिनेटिव एक्टिविटीज होती हैं? सबसे पहले लिखा है ओरिएंटेशन। ओरिएंटेशन में क्या होता है? द एबिलिटी टू रियलाइज पोजीशन ऑफ बॉडी और इट्स पार्ट्स इन स्पेस एंड टाइम। ओरिएंटेशन ये होता है कि आपकी बॉडी या आपके अलग अलग पार्ट्स कितने अच्छे से आप पोजीशन में आ पा रहे हो, कितने अच्छे से आप पोजीशन में नहीं आ पा रहे। कई बार आपने स्पोर्ट्स पर्सन को कहते सुना होगा कि मैं सही टाइम पे सही पोजीशन में नहीं आ पाया, उस वजह से मैं रेस हार गया, या मेरी पोजीशन सही नहीं थी। यूजुअली कई स्पोर्ट्स में होता है कि हमारी पोजीशन सही नहीं थी, जैसे शूटिंग में होता है कि आर्म पोजीशन सही नहीं थी जिस वजह से गड़बड़ हो गया। तो ये आता है हमारे पास ओरिएंटेशन में। उसके बाद आपके पास आता है कपलिंग। कपलिंग में क्या होता है? द एबिलिटी ऑफ अ प्लेयर टू मूव हिज फिजिकल ऑर्गन्स इन ऑर्डर टू डू एक्टिविटीज। किस तरीके से प्लेयर अपने फिजिकल ऑर्गन सही समय पे मूव कर पा रहा है। जैसे क्रिकेट में होता है ना, सही समय पे बॉल के साथ मूव करना, है ना। आउट स्विंग है तो उस हिसाब से लाइन को कवर करके छोड़ना, इन स्विंग है तो किस तरीके से बैट को सही टाइम पे नीचे लेके आना, तो वो सब कपलिंग एक्टिविटी में आ जाता है। उसके बाद रिएक्शन, एबिलिटी टू रिएक्ट इफेक्टिवली एंड क्विकली, कितना अच्छे से आप और कितना क्विकली रिएक्ट कर पा रहे हो, ये इस वाली एक्टिविटी में आ जाता है। देन बैलेंस, एबिलिटी टू कंट्रोल योर बॉडी पोजीशन। अगर हम जिम में जाते हैं तो कई बार हम बॉल के ऊपर अपने लेग्स के मदद से खड़े हो जाते हैं या कोशिश करते हैं बैलेंस करने की, तो वहाँ पे ये एबिलिटी चलता है। देन रिदम, एबिलिटी टू ऑब्जर्व द रिदम ऑफ अ मूवमेंट, आप कितने रिदम में काम कर पा रहे हो। जैसे क्रिकेट में बॉलर्स अगर रिदम में बॉल कर रहा होता है तो एबिलिटी होती है कि बॉल को इन स्विंग आउट स्विंग बड़ा आसानी से कर पाता है। उसके बाद एडेप्टेशन, एडेप्टेशन होता है कि आप किस तरीके से खुद को एडजस्ट कर पा रहे हो सिचुएशन के बेसिस पे, आपका बॉडी कोऑर्डिनेट कर रहा है या नहीं कर रहा है, सिचुएशन के हिसाब से कर पा रहे हो या नहीं कर पा रहे हो। तो ये बेसिकली स्पोर्ट्स में बहुत ज़रूरत होती है इस टाइप ऑफ एक्टिविटीज़ की, और इन्हें हम लोग क्या बोलते हैं? कोऑर्डिनेटिव एबिलिटीज। ठीक है, कोई बहुत ज़्यादा इसके अंदर पढ़ने के लिए नहीं है, बस ये आपको पता होने चाहिए। एंड इसी के साथ आपका पहला यूनिट हो जाता है समाप्त। चैप्टर स्टार्ट होता है गाइस मीनिंग ऑफ पर्सनालिटी के साथ, कि पर्सनालिटी क्या होता है, किस तरीके से चलता है। तो आप बोलोगे कि जो शब्द पर्सनालिटी है, सबसे पहले द वर्ड पर्सनालिटी इज डिराइव्ड फ्रॉम लैटिन वर्ड पर्सोना। इसको आप लिख के चलना, जो वर्ड पर्सनालिटी है वो पर्सोना से आया है, जिसका मतलब एक मास्क होता है। मतलब इंडिविजुअल फिजिकली कैसा है, उसका ओवरऑल इंटरनली क्या माइंडसेट है, और वो क्या ऊपर से आपको दिख रहा है, क्या मास्क है ना, उसी को पर्सनालिटी बोलते हैं। अ मास्क वाज बोर्न बाय वेरियस एक्टर्स इन ड्रामाज। उस टाइम पे काफ़ी ज़्यादा ग्रीक सिविलाइजेशन में मास्क पहने जाते थे, तो उसको पर्सोना बोलते थे, वहीं से पर्सनालिटी आया। पर्सनालिटी यूजुअली मीन्स दैट एन इंडिविजुअल इज मच मोर देन हिज आउटर अपीयरेंस। एक इंसान उसके अपीयरेंस से काफ़ी ज़्यादा कुछ होता है। पर्सनालिटी इज अ डायनामिक एंड ऑर्गेनाइज्ड सेट ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स। यहाँ पे ये सबसे इंपॉर्टेंट वर्ड है कि पर्सनालिटी में हम लोगों की कैरेक्टरिस्टिक्स को डिफाइन करते हैं। बाय अ पर्सन विच इन्फ्लुएंसेस हिज हर कॉग्निशंस, इमोशंस, मोटिवेशंस एंड बिहेवियर्स। ठीक है, पर्सनालिटी ऑल्सो रेफर्स टू द पैटर्न्स ऑफ इंसान के थॉट्स, उसके फीलिंग्स, उसके सोशल एडजस्टमेंट्स यानी रिलेशंस, वो किस तरीके से समाज में रहता है, काम करता है, और बिहेवियर, ये सब उसकी पर्सनालिटी को शो करते हैं। ठीक है जी। इसके बाद आता है हमारे पास डायमेंशंस ऑफ पर्सनालिटी, कि पर्सनालिटी में अब इतनी सारी चीज़ें आपने पढ़ ली, तो पर्सनालिटी के कौन कौन से डायमेंशंस होंगे, किस किस चीज़ को आप पर्सनालिटी में कंसिडर करोगे। तो जो सबसे पहला डायमेंशन आता है वो आता है फिजिकल डायमेंशन। फिजिकल मतलब कि एक इंसान फिजिकली कैसा दिखता है, उसका अपीयरेंस कैसा है, उसका स्ट्रक्चर कैसा है, क्या वो टॉल है, क्या वो मस्कुलर है, क्या वो ओबीज है, क्या वो बहुत स्लिम ट्रिम है, मतलब अलग अलग लोगों के अपीयरेंस होते हैं, है ना। क्या लिखा है? फिजिकल डायमेंशंस इज कंसिडर्ड द मोस्ट सिग्निफिकेंट डायमेंशंस ऑफ पर्सनालिटी। इट इज बेस्ड ऑन फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन। पहले इंप्रेशन वाली बात है। फिजिकल डायमेंशंस इज रिलेटेड टू गुड फिजिक, गुड अपीयरेंस, गुड हेल्थ, ईटीसी। ठीक है जी। इसके साथ साथ क्या लिखा हुआ है? यूजुअली ऑल इंडिविजुअल्स आर इम्प्रेस्ड बाय पर्सन्स। लोग किससे इम्प्रेस्ड होते हैं? हु हैव गुड हाइट, वेल प्रोपोर्शनेट बॉडी वेट, गुड पॉस्चर, स्टर्डी बॉडी, ब्राइट फेस। और एक अंडर कॉन्फिडेंट, स्टूपिंग, वीक पर्सन, ये किसी को इम्प्रेस नहीं कर पाता है। तो पर्सनालिटी में जो इंसान दिखता है वो सबसे पहले दिखता है फिजिकल डायमेंशन। ठीक है। फिजिकल के बाद क्या आता है हमारे पास? मेंटल डायमेंशन। मेंटल होता है कि चलो फिजिकली तो नहीं, लेकिन मेंटली वो इंसान बड़ा ज़बरदस्त है ना। मेंटल डायमेंशन, जैसे हमारे गूगल के सीईओ, आप हमारे गूगल के सीईओ को देखोगे तो आपको लगेगा यार सुंदर पिचाई, अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो आपको लगेगा कि यार कि क्या किस तरीके से फिजिकली आपको लगेगा कि इतना सिंपल साधारण सा इंसान है, कोई बहुत ज़्यादा मस्कुलर नहीं है, लेकिन दिमाग इतना चातुर है, दिमाग इतना ज़बरदस्त है
कि क्या बड़ा काम करा है, गूगल के CEO बन के बैठे हैं ना, तो उनके पास कौन सी पर्सनालिटी है, मेंटल पर्सनालिटी। जबरदस्त डायमेंशन है कि मेंटली इतने स्ट्रांग है, मेंटली इतने जबरदस्त है कि बहुत बड़ा काम कर दिया और लोग इंप्रेस हो रहे हैं, राइट। तो मेंटल डायमेंशन इज द मोस्ट सिग्निफिकेंट एट्रीब्यूट ऑफ पर्सनालिटी। मेंटल डायमेंशन इज रिलेटेड टू मेंटल एंड इंटेलेक्चुअल स्ट्रेंथ एंड एबिलिटी। मेंटल डायमेंशन इज टू वाइटल टू बी इग्नोर्ड, छोड़ नहीं सकते हम। रियल आइडेंटिफिकेशन ऑफ पर्सनालिटी लाइज इन मेंटल डायमेंशन, ठीक है। दोज हु आर नॉट मेंटली साउंड हैव नथिंग टू ऑफर अदर्स, जो मेंटली साउंड नहीं है वो दूसरों को कुछ ऑफर ही नहीं कर सकते हैं, राइट। द डेवलपमेंट ऑफ थिंकिंग, रीजनिंग, इंट्यूशन, जजमेंट, ये सब सिर्फ और सिर्फ एजुकेशन के थ्रू पॉसिबल है। इसके बाद और कौन सा डायमेंशन होता है, एक होता है हमारे पास तीसरा वाला जिसको हम बोलते हैं सोशल डायमेंशन, जिसको हम बोलते हैं सोशल डायमेंशन। सोशल क्या होता है कि एक इंसान खुद को कैसे सोशलाइज करता है, खुद को सोसाइटी में कैसा पोजेस करता है, क्या वो लोगों के साथ सारे फेस्टिवल सेलिब्रेट करता है, क्या सबके सुख में एंजॉय करता है, सबके दुख में दुखी होता है, सोसाइटी में किस तरीके से वो रह रहा है, क्या उसका बिहेवियर है, वो सब कौन से डायमेंशन होते हैं, सोशल डायमेंशन। इट इज द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट डायमेंशन ऑफ पर्सनैलिटी। ह्यूमन्स आर सोशल एनिमल्स, ही लिव्स इन सोसाइटी इन विच सोशलाइजेशन टेक्स प्लेस, है ना। सबसे पहले ओवरऑल पर्सनैलिटी, फिजिकल, मेंटल, देन सोशल, ठीक है, समाज में कैसे रह रहे हैं। मैन डजंट लिव फॉर हिमसेल्फ अलोन, ही लिव्स फॉर अदर्स टू। सोशेबिलिटी is the inherent in man's biological nature. In fact, the seeds of sociability are sown in human personality right from the moment a human child is born, ठीक है। Human child learns to behave because he is basically sociable. एक human child behave कैसे करता है, क्योंकि वो sociable है, वो लोगों से पैदा होते ही सबसे पहले नर्स मिलती है उसको, तो काफ़ी ज़्यादा social रहता है इंसान, तो social personality चेक करनी भी ज़रूरी है। इसके अंदर क्या क्या आता है, बिहेवियर पैटर्न, कस्टम क्या है, ट्रेडिशंस कैसे हैं, स्टैंडर्ड्स कैसे हैं, मैनर्स कैसे हैं, राइट। देन हमारे पास आता है इमोशनल डायमेंशन। इमोशनल का मतलब कि आपके इमोशंस कैसे हैं, क्या आप बहुत जल्दी गुस्सा करते हो, क्या आप बहुत जल्दी खुश हो जाते हो, आप चीज़ों को किस तरीके से हैंडल करते हो। इमोशनल तो नहीं हो, कोई इंसान देखा उन्हें कुछ कह दो रोना शुरू हो जाएंगे, और उन्हें हल्की सी बात पे हंसी बहुत ज़्यादा आ जाती है, तो सबके इमोशंस अलग अलग होते हैं, राइट। इमोशनल डायमेंशन इज ऑल्सो एन इंपॉर्टेंट डायमेंशन ऑफ पर्सनैलिटी। इमोशनल डायमेंशन इज रिलेटेड टू इमोशनल स्टेबिलिटी। टू हैव इमोशनल स्टेबिलिटी इज एन एसेंशियल एस्पेक्ट ऑफ वंस पर्सनैलिटी। पर्सनैलिटी में इमोशंस पे कंट्रोल होना बहुत ज़रूरी है। इट मीन्स दैट वन मस्ट हैव प्रॉपर कंट्रोल ओवर वेरियस इमोशंस, जैसे कि फियर, एंगर, डिसगस्ट, डिस्ट्रेस, अम्यूजमेंट, हैप्पीनेस, ये सब हैंडल करने आने चाहिए। सही है जी। ये मैंने नोट्स इस तरीके से बनवाए हैं कि आप जितना लिख पाओ एग्जामिनेशन में, इनकी मदद से लिख पाओगे, क्योंकि मुझे बच्चों ने कल कमेंट सेक्शन में कहा था कि सर नोट्स थोड़े छोटे लग रहे हैं, तो आपका फीडबैक हम लेते हैं और चीज़ों को इम्प्रूव कर देते हैं, तो होपफुली इससे आपको काफ़ी मदद मिल जाएगी। इसके बाद आता है हमारे पास टाइप्स ऑफ पर्सनालिटीज़। अब पर्सनालिटीज़ कितने कितने प्रकार की होती हैं, वो पर्सनालिटीज़ को डिफाइन करा गया है अलग अलग बेसिस पे। सबसे पहला जो है यहाँ पे क्लासिफिकेशन बाय विलियम हर्बर्ट शेल्डन। विलियम हर्बर्ट शेल्डन ने किस तरीके से बांटा है पर्सनालिटीज़ को, तो विलियम हर्बर्ट शेल्डन ने जो क्लासिफिकेशन करा है वो अपीयरेंस के बेसिस पे करा है। मतलब याद रखना, जो शेल्डन का क्लासिफिकेशन है वो अपीयरेंस के बेसिस पे। अपीयरेंस के बेसिस पे इन्होंने बोला 3 तरीके के होते हैं, एक होते हैं एंडोमॉर्फ, एक होते हैं मेसोमॉर्फ, और एक होते हैं एक्टोमॉर्फ। चल जा भाई, एक होते हैं एक्टोमॉर्फ, ठीक है। तो एंडोमॉर्फ, मेसोमॉर्फ और एक्टोमॉर्फ कौन कौन से होते हैं, इनका पहले मैं आपको डायग्राम, तो गाइस जब आप इस डायग्राम में ध्यान से देखो तो आपको समझ में आएगा कि जो सबसे पहले एक्टोमॉर्फ होते हैं, एक्टोमॉर्फ होते हैं ये वाले, बहुत स्लिम ट्रिम, शोल्डर्स डाउन होते हैं, कोई मसल मास नहीं होता, बड़े पतले से, पतले दुबले से, कमज़ोर से होते हैं, ये सारे के सारे एक्टोमॉर्फ होते हैं। इसके बाद हमारे पास कौन से आते हैं, एक्टोमॉर्फ के बाद आते हैं मेसोमॉर्फ। मेसोमॉर्फ होते हैं काफ़ी मस्कुलर, वेल ट्रिम्ड बॉडी, अच्छी शेप में मसल्स होती हैं, ज़बरदस्त मस्कुलर होते हैं। उसके बाद कुछ लोग होते हैं एंडोमॉर्फ, जिन पे सब कुछ लगता है, पानी भी लगता है, एकदम पानी भी है, उससे भी सेहत बनती है, ये होते हैं एंडोमॉर्फ। तो सबसे पहले कौन से होते हैं हमारे पास, एक्टोमॉर्फ, काफ़ी पतले दुबले, मेसोमॉर्फ, मस्कुलर फिट ज़बरदस्त, और उसके बाद एंडोमॉर्फ जो आप इस तरीके से देख पा रहे हो। अब इन्हें डिफाइन करना हो तो कैसे करेंगे, अब वो देखते हैं। अब एक्टोमॉर्फ कौन से होते हैं, जो मैंने आपको बताया, these have are usually referred to as slim persons, काफ़ी स्लिम्स होते हैं और उनके मसल्स और लिंक्स elongated होते हैं, ठीक है। they have weak constitution of body and usually face great difficulties in gaining weight, इनका वेट जल्दी से नहीं बढ़ता, ठीक है। they have flat chests, flat chest होती हैं, and have less muscle mass, ये सब इनके कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, इनके बारे में आप लिख सकते हो, ठीक है। उसके बाद हमारे पास होते हैं
एंडोमॉर्फ कौन से होते हैं? दीज इंडिविजुअल्स हैव शॉर्ट आर्म्स एंड लेग्स, छोटे छोटे आर्म्स लेग्स होते हैं, राउंडेड फिजिक होते हैं, गोल मटोल. देयर लिम्स सीम टू बी शॉर्टर बिकॉज ऑफ एक्सेसिव डिपॉजिट ऑफ adipose tissues. The upper parts of the arms and legs are significantly thicker. upper part काफी thicker होता है और lower part से. It is hard for them to lose weight. इनका weight lose नहीं होता है, मतलब पहले वाले का weight gain नहीं होता, इनका weight lose नहीं होता. इन दोनों के बीच में कौन होते हैं? इनके बीच में होते हैं mesomorph. Mesomorph are categorized as in between the other two body types and are generally described as muscular. इन्हें muscular बोला जाता है. They have athletic physique, जबरदस्त physique होती है, and balanced body composition. They are able to increase their muscle size quickly and easily. They have well developed rectangular shaped body. rectangular shaped body होती है. They have thick bones and muscles. Chest and shoulders are larger and broader. ये इनके कुछ characteristics हैं. ठीक है जी, ये सब स्ट्रेंथ वगैरह में बढ़िया होते हैं, काफ़ी ज़्यादा इनके अंदर एनर्जी होती है, पावर होती है. ठीक है, तो ये हो गया हमारे पास सबसे पहला कौन सा? शेल्डन का क्लासिफिकेशन. शेल्डन में हमने एक्टोमॉर्फ, एंडोमॉर्फ, मेसोमॉर्फ तीनों देख लिए. इसके बाद अब कौन सा आता है? इसके बाद आता है अब हमारे पास जंग्स क्लासिफिकेशन. जंग्स ने क्या किया? सीसी जंग हैज क्लासिफाइड पर्सनालिटी ऑन द बेस ऑफ सोशेबिलिटी. इसने सोशेबिलिटी के हिसाब से कि कौन लोग कितना सोशल हो सकते हैं या नहीं हो सकते हैं. अभी पर्सनालिटी में भी सोशल कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में पढ़ा था ना. इसने दो तरीके के बोले, इंट्रोवर्ट्स और एक्सट्रोवर्ट्स. एक और है, वो मैं अभी आपको दिखाता हूँ, उनको हम एम्बीवर्ट्स बोलते हैं. इंट्रोवर्ट कौन लोग होते हैं? जो अपने अपने में रहते हैं बस, जिन्हें किसी से कोई मतलब नहीं है, बोलते नहीं है, शर्म करते हैं काफ़ी ज़्यादा, वो इंट्रोवर्ट्स होते हैं. एक्सट्रोवर्ट्स होते हैं जो बहुत ज़्यादा सोशल होते हैं, कहीं भी जाके घुल मिल जाते हैं, कोई मतलब ही नहीं है. और एम्बीवर्ट्स होते हैं जिनमें दोनों की क्वालिटीज़ होती है, वो सही जगह पे इंट्रोवर्ट है और सही जगह पे एक्सट्रोवर्ट है. राइट, तो सबसे पहले इंट्रोवर्ट कौन होते हैं? द पर्सन्स हु शेयर कैरेक्टरिस्टिक्स जैसे कि शाइनेस, सोशल विड्रॉल, टेंडेंसी टू टॉक लेस, इस तरीके के. और एक्सट्रोवर्ट कौन से होते हैं? बहुत ज़्यादा फ्रेंडली, आउटगोइंग, टॉकेटिव एंड सोशल इन नेचर. दे यूजुअली प्रेफर सोशल कॉन्टैक्ट्स. ठीक है, जनरस होते हैं, सपोर्टिव होते हैं, करेजियस होते हैं, ये इसमें आ जाता है. इसके बाद आते हैं एम्बीवर्ट्स. एम्बीवर्ट्स कौन से होते हैं? देयर आर ओनली फ्यू पीपल who are pure introverts or pure extroverts. The remaining majority of persons possess both the qualities, introverts and extroverts. उनको हम ambiverts बोलते हैं. इसके बाद क्या आता है? बिग 5 पर्सनालिटी थियरी. इसमें क्या है? इट इज़ वेल नोन फैक्ट दैट पर्सन्स गिव डिफरेंट रिस्पॉन्स टू सेम सिचुएशन. एक सिचुएशन पे लोग अलग अलग तरीके से रिएक्ट करते हैं, अलग अलग पर्सनालिटीज़ के हिसाब से. इंडीड द बिग 5 फैक्टर्स ऑफ पर्सनालिटी आर 5 मेन डोमेन्स विच डिफाइन ह्यूमन पर्सनालिटी. क्या क्या 5 चीज़ें हैं? सबसे पहले ओपननेस. ठीक है, ओपननेस क्या है जी? वो लोग जो नई चीज़ें सीखने में काफ़ी ज़्यादा एंगेज्ड रहते हैं, नया नया ओपन होते हैं वो हर चीज़ के लिए. कोई चैलेंज आया, एक्सेप्टेड. ओपननेस पर्सनालिटी का एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है. न्यू कॉन्सेप्ट्स, एंजॉय न्यू एक्सपीरियंसेस, यूजुअली रिमेन ऑन द टॉप इन ओपननेस. ओपननेस इंक्लूड्स ट्रेट लाइक बीइंग इमेजिनेटिव, इंसाइटफुल एंड हैविंग अ वैरायटी ऑफ इंटरेस्ट. ओपननेस के बाद हमारे पास आता है कॉन्शियसनेस. ठीक है, ये बेसिकली कहाँ से आया? पर्सन्स हु हैव अ हाई डिग्री ऑफ conscientiousness are reliable and prompt. Such persons remain. काफ़ी ज़्यादा ये लोग कौन होते हैं? ऑर्गेनाइज्ड होते हैं, सिस्टमैटिक होते हैं, लेबोरियस होते हैं. वो लोग होते हैं जिन्हें हर चीज़ अपनी सही जगह पे चाहिए, हल्की सी भी इधर उधर हुई लड़ाई शुरू. ठीक है, उसके बाद एक्सट्रोवर्जन क्या होता है? एक्सट्रोवर्जन का यूजुअली हम लोग एक्सट्रोवर्ट बोलते हैं. गेट देयर एनर्जी फ्रॉम इंटरेक्टिंग विद अदर इंडिविजुअल्स, वेयर एज इंट्रोवर्ट्स गेट देयर एनर्जी फ्रॉम विद इन देमसेल्फ. एक्सट्रोवर्ट्स होते हैं वो दूसरों में जो है एनर्जी गेन करते हैं, इंट्रोवर्ट्स को बस अपने से मतलब होता है ना. एक्सट्रोवर्जन इंक्लूड्स द ट्रेट्स ऑफ बीइंग एनर्जेटिक, टॉकेटिव एंड असर्टिव. उसके बाद कौन से होते हैं हमारे पास? एग्रीएबलनेस. एग्रीएबलनेस क्या होता है? द इंडिविजुअल्स आर फ्रेंडली, ये एग्री करते हैं हर सिचुएशन में, कोऑपरेटिव, कंपैटिबल, काइंड एंड जेंटल. पर्सन्स विद टू एग्रीएबलनेस मे बी मोर डिस्टेंट और अलॉफ. दे आर यूजुअली काइंड, जनरस, अफेक्शनेट एंड सिंपैथिक. फिफ्थ आता है न्यूरोटिसिज्म. न्यूरोटिसिज्म बेसिकली ये वो लोग होते हैं जो काफ़ी ज़्यादा परेशान रहते हैं, काफ़ी ज़्यादा नेगेटिव फीलिंग्स इनके अंदर रहती है. तो इसमें क्या आता है? न्यूरोटिसिज्म इज ऑल्सो कॉल्ड इमोशनल स्टेबिलिटी. इंस्टेबिलिटी हम लोग यहाँ पे मेंशन करेंगे. दिस डोमेन और डायमेंशंस रिलेट्स टू वंस इमोशनल स्टेबिलिटी एंड द डिग्री ऑफ नेगेटिव इमोशंस. यूजुअली नेगेटिव इमोशंस की बात करते हैं. पर्सन्स हु हैव हाई न्यूरोटिसिज्म यूजुअली एक्सपीरियंस इमोशनल इंस्टेबिलिटी एंड नेगेटिव इमोशंस. ठीक है जी, तो कौन कौन से होते हैं हमारे पास? सबसे पहले हमारे पास जो आया था, जो बिल्कुल सबसे पहले आया था, वो आया था ओपननेस.
जो ओपन रहते हैं, नई नई चीज़ों को करने में एक्साइटेड रहते हैं। उसके बाद दूसरा आया था हमारे पास कंसाइंशियसनेस। कंसाइंशियसनेस कौन से होते हैं? जो बेसिकली ऑर्गेनाइज्ड होते हैं, सिस्टमैटिक होते हैं, सब कुछ उन्हें परफेक्ट चाहिए। एक्सट्रोवर्जन, एक्सट्रोवर्जन जो दूसरों के साथ मिलजुल के सब एकदम खुश रहते हैं। और एग्रीएबलनेस जो हर चीज़ पे एग्री करते हैं। और ये होते हैं हमारे पास न्यूरोटिसिज्म, जो बेसिकली थोड़ा सा नेगेटिव थॉट्स इनको घेर के रखते हैं। ठीक है, इसके बाद आता है हमारे पास अगला टॉपिक जिसको हम बोलते हैं मोटिवेशन। मोटिवेशन क्या होता है? मोटिवेशन शब्द मोटिव से आया है। ये एक इनर साइकोलॉजिकल फिनोमिना है जिसमें एक इंसान अंदर से ही या खुश होगा या अंदर से ही उसके अंदर डिजायर आएगी, अर्ज आएगी कि हमें मुझे कुछ करना है, मुझे ये चीज़ अचीव करनी है। ठीक है, मोटिव इज कॉम्बिनेशन ऑफ थॉट, फीलिंग, कंडीशन और दैट कॉजेज वन टू एक्ट। मोटिवेशन इज वन ऑफ द मेन साइकोलॉजिकल फैक्टर्स विच अफेक्ट्स परफॉर्मेंस, है ना। अगर आप मोटिवेटेड हो तो परफॉर्मेंस अच्छी रहेगी। मोटिवेशन मीन्स टू बी इंस्पायर्ड एंड टू डू समथिंग। डेफिनेशन ऑफ मोटिवेशन इज टू गिव रीजन, एंथुजियाज्म और इंटरेस्ट दैट कॉजेज अ स्पेसिफिक एक्शन और सर्टेन बिहेवियर। मोटिवेशन इज प्रेजेंट इन एवरी फंक्शन ऑफ लाइफ। सिंपल एक्ट्स जैसे कि ईटिंग, ड्रिंकिंग, ये भी मोटिवेटेड रहते हैं हंगर से, थर्स्ट से रिस्पेक्टिवली। मतलब आप मोटिवेटेड ना किसी नीड्स के लिए होते हो। जैसे जो बिजनेस वाले बच्चे हैं वो मैस्लो की नीड समझ पा रहे होंगे कि मोटिवेशन के लिए कोई ना कोई ज़रूरत चाहिए होती है, नीड चाहिए होती है, उससे इंसान मोटिवेट होता है। कितने प्रकार के मोटिवेशन होते हैं? इंट्रिंसिक, अंदर से आना, एक्सट्रिंसिक, बाहर से कोई आपको मोटिवेट करे। इंट्रिंसिक क्या होता है? इंट्रिंसिक मोटिवेशन इज इंटरनल, व्हेन पीपल आर कंपेल्ड टू डू समथिंग, उन्हें अच्छा लगता है, प्लेजर मिलता है। जैसे मुझे पढ़ाने में अच्छा लगता है, मोटिवेटेड रहता हूँ, प्लेजर। इंपॉर्टेंस, डिजायर। मोटिवेशन इज ऑलवेज इंट्रिंसिक व्हेन द फोर्स कम्स फ्रॉम विद इन इनसेल्फ। ठीक है, और एक्सटेंसिव कौन सा होता है? बाहर से कोई आपको मोटिवेट करे, बाहर से कोई आपको पुश करे कि यार तू कर सकता है, तू ये कर सकता है, राइट। तो ये एक्सटेंसिव हो जाता है। आज मैं राइट कितनी बार बोल रहा हूँ। एक्सटेंसिव मोटिवेशन इज एन एक्सटर्नल, इट अकर्स व्हेन एक्सटर्नल फैक्टर्स कंपेल द पर्सन टू डू समथिंग। मोटिवेशन इज ऑलवेज एक्सटेंसिव व्हेन एक्सटर्नल फोर्सेस, पॉजिटिव और नेगेटिव, प्रोड्यूस अ बिहेवियरल चेंज। ठीक है, काइंड्स ऑफ मोटिवेशन आ गया। अब मोटिवेट करने की क्या टेक्निक्स होती हैं, किस तरीके से लोग मोटिवेट होते हैं, तो इसको आप दो लाइन में बस डिफाइन कर सकते हो। सबसे पहला गोल सेटिंग। जब आपने गोल सेट कर लिया तो फिर आप अपनी लाइफ में उसको अचीव करने के लिए आगे बढ़ते हो, तो गोल आपके लिए सबसे बड़ा मोटिवेशन होता है। एलैबोरेट अरेंजमेंट ऑफ कॉम्पिटिशन, जब कई बार हम किसी अपने कंपटीशन को, कॉम्पिटिटर को देख के भी मोटिवेट रहते हैं कि यार नहीं काम करेंगे तो वो आगे निकल जाएगा, है ना। अच्छा, इसके बाद क्या आता है? स्पेक्टेटर्स। स्पोर्ट्स में कई बार क्या होता है कि जो जनता होती है कि यस यू कैन डू इट, जैसे धोनी जब लास्ट 6 मारने वाले थे वर्ल्ड कप में तो माही 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 हो रहा होता है ना, विराट 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 हो रहा होता है। वर्बल कमेंट्स, कई बार वर्बल कमेंट्स जो हैं वो आपको स्पोर्ट्स में काफ़ी ज़्यादा मोटिवेट कर देते हैं, चाहे वो पॉजिटिव हो चाहे वो नेगेटिव हो। किसी ने कुछ कमेंट कर दिया, पॉजिटिव कर दिया तो भी मोटिवेट हो गए, नेगेटिव कर दिया तो भी मोटिवेट हो गए, करके दिखाऊंगा इसको तो। उसके बाद हिप्नोटिज्म। हिप्नोटिज्म क्या होता है जी? ये यूजुअली डिसरिगार्ड करा जाता है, पब्लिक नहीं मानती है हिप्नोटिज्म को, बट ये बोलता है साइंटिफिक बेस, सेवरल स्टडीज शोड इट्स पॉजिटिव इफेक्ट्स। ठीक है, अब इस तरीके से हेल्दी स्पोर्ट्स एनवायरनमेंट, अच्छा एनवायरनमेंट है तो आप मोटिवेटेड रहोगे, आपको रिजल्ट्स के बारे में पता होगा तो आप मोटिवेटेड रहोगे। तो ऐसे बहुत सारे फैक्टर्स हैं यार, ये सब फैक्टर्स आपको एक बार चेक करने हैं। कैश प्राइस से मोटिवेटेड होते हो, मोटिवेशनल म्यूजिक से मोटिवेट हो जाते हो, कुछ लोग मोटिवेशनल म्यूजिक से ही मोटिवेट हो जाते हैं। अब क्या आता है हमारे पास? पॉजिटिव एटीट्यूड। अब हमारे पास एक टॉपिक आ रहा है जिसको हम बोलते हैं एग्रेशन। एग्रेशन क्या होता है? एक स्पोर्ट्स में एग्रेशन की काफ़ी ज़रूरत पड़ती है कि वो एग्रेसिव खेला, वो बॉक्सर बहुत एग्रेसिव है। क्रिकेट की हम बात करें तो विराट कोहली इज़ वेरी वेरी एग्रेसिव। हम बोलते हैं ना कि एग्रेशन की वजह से वो आगे बढ़ता है, राइट। तो एग्रेशन क्या होता है? एग्रेशन इज अ बिहेवियर विद अ गोल ऑफ हार्मिंग और इंजरिंग अनदर लिविंग बीइंग who is motivated to avoid such treatment. This definition raise certain points. Aggression एक behavior है, काफ़ी aggressive होते हैं कई लोग, लड़ाई झगड़ा करने वाले होते हैं, behavior है। Having negative thoughts और being angry is not aggression. ठीक है, किसी के लिए negative thoughts रखना या angry होना aggression नहीं है। Aggression is an intentional behavior. Intentional होता है। Accidental harm is not aggression. Aggression involves harm और injury. कई बार aggression में injury भी होती है, harm भी होता है। Aggression involves living beings. ठीक है जी। टाइप्स ऑफ एग्रेशन, कितने प्रकार के एग्रेशन होते हैं? सबसे पहले आता है हॉस्टाइल एग्रेशन। हॉस्टाइल होता है सबसे डेंजरस एग्रेशन। हॉस्टाइल होता है कि इतना ज़्यादा एग्रेसिव होना कि सामने वाले को हार्म करने पे तुले हुए हो। ठीक है, जैसे इसमें लिखा हुआ है अ गुड एग्जाम्पल ऑफ हॉस्टाइल एग्रेशन इज अ बॉलर थ्रोइंग अ बाउंसर। मतलब कि जैसे पहले वेस्ट इंडीज़ के प्लेयर्स होते थे, अगर आपने वो कपिल देव वाली मूवी देखी होगी, कौन सी मूवी थी जिसमें वर्ल्ड कप हम लोग जीते थे, हाँ जिसमें हमने वर्ल्ड कप जीते थे, तो उस मूवी में, पर्टिकुलर मूवी में वेस्ट इंडीज़ के जो बॉलर्स थे वो
पूरी जोर से बाउंसर्स मारते हैं, किसी के मुंह पे लगा, किसी के सिर पे लगा, ब्लड निकल गया, एग्रेसिव इतना ज्यादा होना कि सामने वाला हार्म हो जाए, उसको बोलते हैं हम हॉस्टाइल एग्रेशन। ठीक है, हॉस्टाइल एग्रेशन इज इन्फ्लिक्टिंग और कॉजिंग हार्म वेदर फिजिकल और साइकोलॉजिकल ऑन समवन एल्स। ठीक है, उसके बाद आता है हमारे पास इंस्ट्रूमेंटल एग्रेशन। इंस्ट्रूमेंटल एग्रेशन होता है, ये थोड़ा कंट्रोल्ड होता है। ये होता है आप अपने स्पोर्ट्स में बहुत ज़्यादा एग्रेसिव हो गए, अपने लिए कुछ कर रहे हो, आप सामने वाले को हार्म नहीं पहुंचाना चाहते, बट आप एग्रेसिव हो। जैसे बोलते हैं ना, वो काफ़ी एग्रेसिव बॉलर है, बहुत ज़्यादा एग्रेसिव बॉलिंग करता है, काफ़ी ज़्यादा जोश में रहता है, चोट नहीं पहुंचाता लेकिन फास्ट करता है, एग्रेसिव करता है, फ्यूरियस करता है, एग्रेसिव बैट्समैन है ना। ऐसे ही एग्रेसिव अलग अलग लोग होते हैं जो काफ़ी ज़्यादा चैनल्ड वे में अपने एग्रेशन को यूज़ करते हैं, इसमें हार्म नहीं पहुंचाना चाहते बट एग्रेसिव होते हैं। इसमें क्या लिखा हुआ है, इंस्ट्रूमेंटल एग्रेशन इज डिस्प्लेइंग एग्रेसिव बिहेवियर इन द परस्यूट ऑफ अ नॉन एग्रेसिव गोल, इट इज known as channeled aggression and is not accompanied by anger. This type of aggression comes in contact sports. In other words, instrumental aggression is behavior that has the intent to hurt in order to achieve money, praise or victory. In case of instrumental aggression, an athlete may intend to injure the opponent, but the most important goal is to win the competition. Competition जीतना होता है, hurt करना aim नहीं होता, हो जाए तो हो जाए यार। तीसरा कौन सा आता है हमारे पास, assertive behavior. Assertive क्या होता है, assertive behavior is different type of aggression. This is defined as behavior which involve the use of legitimate physical और verbal force. इसमें usually हम verbal force, जैसे क्रिकेट में स्लेजिंग होती है ना, ऋषभ पंत है विकेट कीपर, या और विकेट कीपर्स पीछे खड़े होकर कुछ ना कुछ बोलते रहते हैं, बैट्समैन को परेशान करते रहते हैं ताकि वो मेंटली डिस्ट्रैक्ट हो जाए, उसका कॉन्फिडेंस खराब हो जाए, वो एक एग्रेशन उनका जो अलग होता है उसको हम क्या बोल देते हैं, assertive behavior. For example, sledging in cricket to cause psychological discomfort for the batsman. For an act to be assertive, it must be a goal directed with no specific intention to harm. इसमें भी harm aim नहीं होता और legitimate force लगती है, rules नहीं तोड़े जाते। तो ये हमारे पास aggression के बारे में हमने पढ़ लिया। ठीक है जी, टाइप्स ऑफ एग्रेशन हमने देख लिए, एग्रेशन का मतलब हमने देख लिया इसके अंदर, और इससे पहले भी हमने कई सारे टॉपिक्स इस चैप्टर में कवर करे हैं। शुरू करते हैं हम लोग सबसे पहले कि व्हाट इज एक्चुअली स्पोर्ट्स फिजियोलॉजी। स्पोर्ट्स फिजियोलॉजी इज द स्टडी ऑफ लॉन्ग एंड शॉर्ट टर्म इफेक्ट्स ऑफ ट्रेनिंग। हमारे ट्रेनिंग के क्या शॉर्ट टर्म क्या लॉन्ग टर्म इफेक्ट्स होते हैं, एंड बॉडी कंडीशंस ऑफ एथलीट्स, और एथलीट्स की क्या बॉडी कंडीशंस रहती है, इसकी स्टडी को ही हम लोग फिजियोलॉजी बोलते हैं। ठीक है, इंडीड इट इज अ स्टडी ऑफ हाउ एक्सरसाइज और स्पोर्ट एक्टिविटीज ऑल्टर द फंक्शनिंग एंड स्ट्रक्चर ऑफ द बॉडी। एक्सरसाइज से किस तरीके से हमारी बॉडी पे क्या क्या इंपैक्ट्स आते हैं, ऑल्टर होता है, क्या चेंजेस होते हैं, वो सब हम पढ़ने वाले हैं। फिजियोलॉजिकल फैक्टर डिटरमाइनिंग द स्ट्रेंथ। अब याद रखेंगे, जब भी हम फिजियोलॉजी पढ़ रहे होंगे तो हम लोग चार चीज़ों को पढ़ रहे होंगे इसके अंदर। सर चार चीज़ें कौन कौन सी चार चीज़ें? सबसे पहले स्ट्रेंथ, स्पीड, एंड्योरेंस और फ्लेक्सिबिलिटी। याद रखना, चार चीज़ें हम पढ़ेंगे। कौन कौन सी? स्ट्रेंथ आप समझते हो, पावर। स्पीड, आप कोई चीज़ कितनी तेज़ी से करते हो। एंड्योरेंस, आप में कितना स्टेमिना है, कितनी देर तक आप चीज़ों को मैनेज कर सकते हो, जैसे भागना है तो कितनी देर तक आप एंड्योरेंस के साथ भाग रहे हो। फ्लेक्सिबिलिटी, आप कितने लचीले हो, राइट। तो ये सब इसमें देखना है। सबसे पहले स्ट्रेंथ की बात करते हैं। स्ट्रेंथ कैसे डिटरमाइन होगी, कौन से फैक्टर्स हैं जो स्ट्रेंथ पे, देखो कितना ज़बरदस्त भाई साहब ने फुल उठा लिया रोड। तो क्या क्या स्ट्रेंथ को अफेक्ट करेंगे फैक्टर? सबसे पहले साइज ऑफ द मसल, बड़ा आसान, ऑब्वियस सी बात है, जिसका मसल साइज अच्छा होगा, जिसका मसल साइज बड़ा होगा, वो उसमें स्ट्रेंथ भी ज़्यादा होगी। नंबर 2 इज बॉडी वेट। बॉडी वेट क्या होता है? ऑब्वियस सी बात है, एक इंडिविजुअल जो हैवी होता है जनरली उसमें स्ट्रेंथ ज़्यादा होती है। भाई एक पतला सा इंसान, एक तगड़ा सा इंसान है, तगड़े से इंसान ने घुमा के मुँह पे बजाया बढ़िया करके, और एक पतला सा है वो मारेगा भी तो पता नहीं लगेगा, है ना। तो जिसका वेट, बॉडी वेट अच्छा है वो स्ट्रॉन्गर कहलाता है। मसल कॉम्पोजिशन, अब मसल कॉम्पोजिशन देखो क्या होता है हमारे पास। हमारे जो मसल्स होते हैं उसमें दो तरीके के मसल फाइबर्स होते हैं जिनका अलग अलग काम होता है। एक होते हैं फास्ट ट्विच जिनको हम वाइट फाइबर्स बोलते हैं, एक होता है स्लो ट्विच जिनको हम रेड फाइबर्स बोलते हैं। तो जब भी हमें कोई चीज़ फटाफट करनी होगी, स्पीड से करनी होगी, ज़्यादा पावर के साथ करनी होगी, तो वहाँ पे फास्ट ट्विच फाइबर्स यूज़ होंगे, और कोई चीज़ लंबे समय के लिए करनी होगी तो वहाँ पे स्लो ट्विच फाइबर्स यूज़ होंगे। तो याद रखना, आपको क्विकली करनी है कोई चीज़ और पावर के साथ करनी है तो फास्ट ट्विच चलेंगे, और अगर आपको धीरे धीरे लंबे समय के लिए काम करना है तो वहाँ पे स्लो ट्विच चलेंगे। ये मसल कॉम्पोजिशन भी बहुत ज़रूरी होता है स्ट्रेंथ के लिए, कि जिसका अच्छा मसल कॉम्पोजिशन होगा, जहाँ पे जो रिक्वायर्ड है उतनी स्ट्रेंथ वहाँ पे डेवलप हो जाएगी। इंटेंसिटी ऑफ नर्व इम्पल्स। नर्व इम्पल्स क्या होता है कि आपका नर्वस सिस्टम किस तरीके से काम कर रहा है। फॉर एग्जांपल सिर्फ फिजिकल स्ट्रेंथ नहीं, आपका नर्वस सिस्टम, माइंड भी उस तरीके से काम करना चाहिए। अगर मैं जिम में जा रहा हूँ और मुझे वेट ट्रेनिंग करनी है तो वेट उठाने के लिए फिजिकल स्ट्रेंथ तो लगेगी, मेरा नर्वस सिस्टम से एक जो
रिएक्शन आता है, जो मेरा माइंड फटाफट से सिग्नल भेजता है कि हाँ बढ़िया तरीके से उठाना है, तो नर्वस सिस्टम भी स्ट्रांग होना बहुत जरूरी है। व्हेनेवर अ स्ट्रॉन्गर नर्व इंपल्स, एक स्ट्रॉन्गर इंपल्स आएगा सेंट्रल नर्वस सिस्टम से, तो ज्यादा स्ट्रेंथ बनेगी। ठीक है, ये तो हो गया सब कुछ स्ट्रेंथ के बारे में। स्पीड की बात करते हैं। फॉर एग्जांपल ये दीदी जो है पूरी तेज भाग रही हैं, तो ये दीदी कैसे तेज भाग पा रही हैं, क्या क्या चीजें आते हैं, क्या क्या फैक्टर्स आते हैं इस चिंटी के तेज भागने के। सबसे पहले आता है हमारे पास द मोबिलिटी ऑफ नर्वस सिस्टम। मोबिलिटी ऑफ नर्वस सिस्टम का मतलब वही कि कितना तेजी से आपका नर्वस सिस्टम आपको सिग्नल सेंड कर रहा है, कि मूवमेंट कितना अच्छा है नर्वस सिस्टम का। जब आपका माइंड बहुत तेजी से बहुत अच्छे से काम करता है तो आप फटाफट रिएक्ट कर पाते हो, स्पीड अच्छी बनती है। ठीक है, मसल कॉम्पोजिशन, मसल कॉम्पोजिशन आप जानते हो फास्ट ट्विच फाइबर्स का काम है, आपको पावर लगा के फटाफट भागना है, तेजी से लंबे समय के लिए भागना है तो स्लो ट्विच फाइबर्स का काम रहेगा। डिफरेंट मसल्स ऑफ द बॉडी हैव डिफरेंट परसेंटेजेस ऑफ फास्ट ट्विच फाइबर्स, सो डिफरेंट स्पीड पार्ट्स ऑफ द बॉडी हैव डिफरेंट स्पीड परफॉर्मेंसेस। एक्सप्लोसिव स्ट्रेंथ, कई बार आपको क्विक और एक्सप्लोसिव मूवमेंट के लिए एक्सप्लोसिव स्ट्रेंथ की जरूरत पड़ती है, जैसे रेसलिंग में यूजुअली हम लोग को एक्सप्लोसिव स्ट्रेंथ चाहिए होती है, बॉक्सिंग में हम लोग को यूजुअली एक्सप्लोसिव स्ट्रेंथ चाहिए होती है, तो वहां पे स्पीड में एक्सप्लोसिव स्ट्रेंथ की काफी जरूरत पड़ती है। इसके बाद फ्लेक्सिबिलिटी, हाँ ऑब्वियस सी बात है, अच्छी फ्लेक्सिबिलिटी है तो मैक्सिमम रेंज ऑफ मोशन हो पाएगा वहां पे, तो स्पीड ज्यादा बनेगी। फ्लेक्सिबल नहीं हो आप ज्यादा तो आप इतना स्पीडीली काम नहीं कर पाओगे। ठीक है, आपने डॉग्स को देखा होगा, आपने कैट्स को देखा होगा, आप कई बार वो गाड़ी के आगे से एकदम निकल जाते हैं और पता भी नहीं चलता कैसे निकल गए, तो वो किस तरीके से फ्लेक्सिबल होते हैं, हाई स्पीड उनकी ऑब्वियसली रहती है। बायोकेमिकल रिजर्व्स एंड मेटाबॉलिक पावर, आपका मेटाबॉलिज्म कैसा है, ऑब्वियस सी बात है, जैसा फॉर मैक्सिमम स्पीड आपको बहुत अच्छी एनर्जी चाहिए, तो वहाँ पे मेटाबॉलिज्म, आपको फूड कितना अच्छे से डाइजेस्ट हो रहा है या नहीं हो रहा है, वहाँ से एनर्जी कितनी कन्वर्जन हो रहा है, ये सारी चीज़ें भी फैक्टर करती हैं। इसके बाद आता है हमारे पास एंड्योरेंस, द फिजियोलॉजिकल फैक्टर डिटरमाइनिंग द एंड्योरेंस। एंड्योरेंस का क्या मतलब है सर? एंड्योरेंस का मतलब आम भाषा में बोलूँ तो स्टैमिना, कितना आप अंदरूनी तौर पे पावरफुल हो। राइट, क्या लिखा है? सबसे पहले होती है एरोबिक कैपेसिटी। एरोबिक कैपेसिटी का मतलब क्या है जी? यहाँ पे हम ऑक्सीजन की बात कर रहे हैं कि हमारे ब्लड में कितने अच्छे से वहाँ से ऑक्सीजन फ्लो कर रहा है, तरीके से डेवलप हो रहा है नहीं, फूड से कितनी एनर्जी बन रही है, ऑक्सीजन इनटेक कितना है, ये सारे फैक्टर्स इसमें आ जाते हैं। To perform an activity continuously, energy is required by the muscles, which can be supplied by the presence of oxygen. ठीक है, the aerobic capacity depends on the following factors. कुछ factors हैं जिनका आप हेडिंग में लिखे हुए तो चलेगा, जैसे कि ऑक्सीजन इनटेक कितना है, फिर ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्टेशन कितना है, कि ब्लड में जो ऑक्सीजन आया है लंग से वो किस तरीके से मसल्स में जा रहा है, ऑक्सीजन का अपटेक कितना है, अपटेक का मतलब एब्जॉर्ब कितने हुआ है और कितना कंज्यूम हुआ है, ये सारी चीजें। ठीक है, और एनर्जी रिजर्व्स कितने आपके पास। एनर्जी रिजर्व्स का मतलब फॉर एग्जांपल मैं आज फास्ट रख के काम कर रहा हूँ, तो अगर मेरा फास्ट है तो क्या मैं आज एनर्जी नहीं होगी मेरे अंदर एनर्जी होगी, वो कहाँ से आती है? एनर्जी रिजर्व से आती है। तो सबसे पहले आपको ये देखना होता है कि एंड्योरेंस के लिए सबसे इंपॉर्टेंट होता है एरोबिक कैपेसिटी, और एरोबिक कैपेसिटी इज ऑल अबाउट ऑक्सीजन किस तरीके से घूम रहा है बॉडी में और कितना एनर्जी डेवलप हो पा रहा है। ठीक है, इसके बाद आता है हमारे पास नंबर 2 पे लैक्टिक एसिड टॉलरेंस। आपके अंदर लैक्टिक एसिड कितना है कितना नहीं है, लैक्टिक एसिड का कितना प्रोपोर्शन है, उसका बहुत इंपैक्ट होता है एनर्जी के ऊपर। ठीक है, एबिलिटी टू टॉलरेट हायर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ लैक्टिक एसिड इज अ सिग्निफिकेंट फैक्टर इन डिटरमाइनिंग एरोबिक कैपेसिटी। इसके बाद मूवमेंट इकोनॉमी। मूवमेंट इकोनॉमी का मतलब क्या होता है जी? अ रनर हु कैन रन एट अ गिवन पेस विद लेस एनर्जी एक्सपेंडिचर कैन कंटिन्यू विद द सेम स्पीड फॉर लॉन्गर ड्यूरेशन। मतलब दो लोग हैं, ठीक है, दो लोग हैं, एक रनर तेज भागता है और दूसरा भी तेज भागता है, लेकिन पहले का एनर्जी कंपैरेटिवली कम लग रहा है, दूसरे का कंपैरेटिवली ज्यादा लग रहा है, तो क्या इकोनॉमी है आपकी मूवमेंट में, मतलब आप कितना अच्छे से अपनी एनर्जी को यूटिलाइज कर पा रहे हो, ये भी बहुत जरूरी होता है एंड्योरेंस के अंदर, है ना। अ गुड टेक्निक इन एंड्योरेंस स्पोर्ट्स कैन सेव एनर्जी। अच्छी टेक्निक से आप एनर्जी सेव कर सकते हो। इसके बाद मसल कॉम्पोजिशन, वही स्लो ट्विच और फास्ट ट्विच का कॉम्पोजिशन भी एंड्योरेंस पे बहुत इंपैक्ट डालता है। देन वी हैव फ्लेक्सिबिलिटी। फ्लेक्सिबिलिटी मतलब कितना फ्लेक्सिबल हो, कितना लचीलापन हो। यहाँ पे चिंटी कौन सी है? यहाँ पे चिंटी देखो पूरी फ्लेक्सिबल, एकदम ज़बरदस्त तरीके से पूरा उल्टा यू बना दिया, है ना। तो ये क्या है जी? सबसे पहले मसल स्ट्रेंथ चाहिए, ऑब्वियस सी बात है, आप इस तरीके से कोई ऐसे घूम नहीं सकता, मैं तो नहीं घूम सकता भाई, तो ये मसल स्ट्रेंथ की बात होती है। नंबर 2, जॉइंट स्ट्रक्चर कैसा है आपका, अलग अलग जॉइंट्स होते हैं, तो किस तरीके से वो जॉइंट्स आप यूज़ कर रहे हो, कहाँ कहाँ पे कितने फ्लेक्सिबल हैं, वो चीज़ें बहुत ज़रूरी होती हैं। एज एंड जेंडर, है ना। अब फ्लेक्सिबिलिटी जैसे जैसे एज बढ़ती है वैसे वैसे फ्लेक्सिबिलिटी कम होती रहती है, इसीलिए बोला जाता है कि योगा करना चाहिए। योगा आप पढ़ेंगे हम अभी अगले वाले चैप्टर में। हाउएवर ह्यूमन बॉडी इज ट्रेनेबल, आप ट्रेन कर सकते हो। स्ट्रेचेबिलिटी ऑफ मसल्स, आप कितना अच्छे से स्ट्रेच कर पा रहे हो अपने मसल को, ये भी इंपैक्ट डालता है आपकी फ्लेक्सिबिलिटी के ऊपर। तो हम लोगों ने
चारों ही फैक्टर्स पढ़ लिए, चाहे वो स्ट्रेंथ हो, चाहे वो स्पीड हो, चाहे वो एंड्योरेंस हो और चाहे वो फ्लेक्सिबिलिटी हो। अब हमारे पास क्या आ रहा है, द इफेक्ट ऑफ एक्सरसाइज ऑन कार्डियो रेस्पिरेटरी सिस्टम। अब एक जनरल क्वेश्चन आ रहा है कि एक्सरसाइज का इम्पैक्ट बताओ हमारे कार्डियो रेस्पिरेटरी सिस्टम पे क्या इम्पैक्ट आता है। सबसे पहले अगर आप एक्सरसाइज करते हो तो आपका साइज ऑफ द हार्ट थोड़ा सा एनलार्ज हो जाता है, अच्छा हो जाता है, ब्लड फ्लो अच्छा होता है, बॉडी में ज़्यादा एनर्जी रहती है और आप ज़्यादा हेल्दी रहते हो। एक्सरसाइज से ये बेनिफिट होता है। रेस्टिंग हार्ट रेट कम हो जाता है, रेस्टिंग हार्ट रेट काफ़ी बढ़िया रहता है आफ्टर रेगुलर एक्सरसाइज। हार्ट फाइनली बिकम्स मोर एफिशिएंट। इट हैज़ बीन नोटेड दैट हाईली कंडीशनड एथलीट्स कैन हैव देयर रेस्टिंग हार्ट रेट्स इन देयर 30s, ठीक है, तो बेटर रेस्टिंग हार्ट रेट रहता है। स्ट्रोक वॉल्यूम इंक्रीजेस एट रेस्ट। देखो जो स्ट्रोक वॉल्यूम एट रेस्ट होता है वो यूजुअली 50 to 70 ml पर बीट रहता है। ये काफ़ी टेक्निकल पॉइंट है, तो अगर आपको हो जाए तो बढ़िया, नहीं हो तो छोड़ भी सकते हो आप इस पॉइंट को। तो 50 to 70 ml पर बीट रहता है अनट्रेंड के लिए, लेकिन जो ट्रेंड होते हैं, जो अच्छे स्पोर्ट्स करते हैं, उनका 90 to 110 ml पर बीट रहता है और काफ़ी बढ़िया एंडोरेंस शो करता है। तो स्ट्रोक वॉल्यूम जो है रेस्ट मोड पे इंक्रीज हो जाता है जो ट्रेंड एथलीट्स होते हैं। अच्छा, डिक्रीज इन बीपी आप जनरल पॉइंट्स कर सकते हो, जैसे हार्ट साइज बड़ा हो गया, रेस्टिंग हार्ट रेट कम हो गया, ब्लड प्रेशर की बीमारी नहीं होती, ब्लड फ्लो अच्छा होता है ना, कॉमन चीज़ें, बीपी नहीं है, ब्लड फ्लो बढ़िया है और शुगर वगैरह की बीमारी नहीं होती। ये सब बेनिफिट्स रहते हैं जो एथलीट्स होते हैं ट्रेन। अच्छा, एक्सरसाइजेज का आपके मसल्स पे क्या इम्पैक्ट आता है जी, मस्कुलर सिस्टम पे क्या इम्पैक्ट आता है, आपका शेप और साइज ऑफ मसल अच्छा होता है। जो लोग बढ़िया एक्सरसाइज करते हैं उनका आप कभी भी देखना उनके शोल्डर्स बिल्कुल स्ट्रेट होंगे, फिट होंगे, काफ़ी ज़बरदस्त उनकी मसल साइज होगा, मसल का शेप होगा, तो शेप और साइज ऑफ मसल अच्छा होता है। फॉर्मेशन ऑफ मोर कैपिलरीज, ज़्यादा कैपिलरीज उनके अंदर डेवलप हो जाती है, जिससे ब्लड सर्कुलेशन बहुत अच्छा होता है। ब्लड सर्कुलेशन के लिए कैपिलरीज का मेजर रोल रहता है, तो एक्सरसाइज करते हैं तो ज़्यादा कैपिलरीज डेवलप होते हैं और ब्लड सर्कुलेशन बढ़िया होता है। कंट्रोल एक्स्ट्रा फैट, ऑब्वियस सी बात है, एक्सरसाइज करेंगे तो कैलोरीज बर्न होंगी, फैट डेवलप नहीं होगा बॉडी में। चेंज इन द कनेक्टिव टिश्यूज, जो कनेक्टिव टिश्यू है जो कनेक्ट करते हैं फाइबर्स को, वो काफ़ी पावरफुल हो जाते हैं, जिससे आपकी बॉडी में ज़्यादा फाइबर्स दिखने को मिलते हैं, एनर्जी लेवल बहुत अच्छा रहता है और आप सुंदर दिखते हो, ऑब्वियस सी बात है ना। अच्छा, एफिशिएंसी इन मूवमेंट ऑफ मसल्स, आपकी मसल्स में जो मूवमेंट होगा आप काफ़ी एफिशिएंसी के साथ कर पाओगे, ट्विस्ट नहीं होगी, पेन नहीं होगा, बढ़िया रहेगा अगर आप रेगुलर एक्सरसाइजेस करते हैं। सब कॉमन चल रहा है, कोई ऐसा मुझे लगता नहीं आपको प्रॉब्लम्स आएंगी, मेन बात है इनका मतलब पता होना, ठीक है। अब आती है हमारे पास इंजरीज। इंजरीज वाला टॉपिक पक्का एग्जाम में आ रहा होगा, इंपॉर्टेंट टॉपिक है, अच्छे से करो। देखो स्पोर्ट्स में ऐसी बहुत सारी इंजरीज देखने को मिलती हैं। कितने प्रकार की इंजरीज होती हैं हमारे पास गाइस? 3 प्रकार की इंजरीज होती हैं। सॉफ्ट टिश्यू, ये आउटर होती है, जैसे साइकिल पे कोई बच्चा जा रहा है, ठीक है, और वो साइकिल से गिर गया तो उसको बाहर चोट लग गई, स्क्रैचेस आ गए, है ना, तो ये सब सॉफ्ट टिश्यू इंजरीज होती हैं। बोन इंजरीज आप जानते हो, जो किसी भी बोन में, किसी हड्डी में लग रही है। जॉइंट इंजरीज, ये यूजुअली जॉइंट्स के लिए होती हैं। जॉइंट्स कौन से हैं? कोई भी जॉइंट हो सकता है, आपका नी जॉइंट हो सकता है, आपका एल्बो जॉइंट हो सकता है, तो जॉइंट इंजरीज शोल्डर जॉइंट हो सकता है, ये आपको पता होना चाहिए। सॉफ्ट टिश्यू आउटर होती है, बोन इंजरीज हड्डी पे होती है और जॉइंट्स में होती है, ठीक है। अच्छा, स्पोर्ट्स इंजरीज आर कॉमन इन द फील्ड ऑफ गेम्स एंड स्पोर्ट्स ड्यूरिंग प्रैक्टिस, ट्रेनिंग, कॉम्पिटिशन। कोई भी प्लेयर इंजर्ड हो सकता है, ठीक है, ऐसा कोई भी प्लेयर नहीं है जो कभी भी इंजर्ड ना हुआ हो, ओके। अच्छा, अब सबसे पहले सॉफ्ट टिश्यू इंजरीज की बात करते हैं। सॉफ्ट टिश्यू में कौन कौन सी होती हैं? देखो, कॉन्ट्यूजन, स्ट्रेन, स्प्रेन, उसके बाद एब्रेजन और ब्रूसेस। सबसे पहले कॉन्ट्यूजन की बात करते हैं। कॉन्ट्यूजन क्या होता है? देखो, ये इसको चोट लग गई, बच्चे को गिर गया होगा ये साइकिल से, तो इस तरीके की कुछ इंजरी आई है। कॉन्ट्यूजन कैन ऑल्सो बी, कॉन्ट्यूजन इज अ मसल इंजरी, अ डायरेक्ट हिट और विदाउट एनी स्पोर्ट्स इक्विपमेंट कैन बी द मेन कॉज ऑफ कॉन्ट्यूजन, ठीक है। या तो डायरेक्टली कुछ लग गया हो, फुटबॉल खेलते खेलते बड़ी जोर से बॉल आके लगी, राइट, तो कॉन्ट्यूजन कॉमन होता है बॉक्सिंग में, ठीक है, बॉक्सिंग में देखने को मिलता है, बढ़िया करके मुक्का लग गया, रेसलिंग में, कबड्डी में ये देखने को मिलती है। माइनर एक्सीडेंट से भी हो जाता है, ठीक है, और बस बेसिक साइज के आपकी चीज़ें हैं। प्रिवेंशन ऑफ कॉन्ट्यूजन, कॉन्ट्यूजन से अगर बचना हो, किस तरीके से बच सकते हो आप, गिरो ना, आपको दिक्कत ना आए, तो सबसे पहले होता है प्रॉपर वार्म अप होना चाहिए प्रैक्टिस से पहले, ट्रेनिंग से पहले, कंपटीशन से पहले। कंडीशनिंग पे ध्यान देना चाहिए प्रिपरेटरी पीरियड में कि आपकी जो बॉडी कंडीशन है वो बहुत ज़बरदस्त है,
आपने प्रॉपर ऑयलिंग करी है, आप प्रॉपर हर चीज़ में परफेक्शन के साथ काम कर रहे हो, प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट्स आप यूज़ कर रहे हो। अगर आप साइकिलिंग कर रहे हो तो गार्ड्स होते हैं, एल्बो गार्ड्स होते हैं, उसके बाद लेग्स के गार्ड्स होते हैं, उससे आपको चोट लगने से बच सकते हो आप। स्पोर्ट्स इक्विपमेंट्स ऑफ गुड क्वालिटी शुड बी यूज्ड, अच्छी क्वालिटी के स्पोर्ट्स इक्विपमेंट्स यूज़ करने हैं। और गुड ऑफिशिएटिंग क्वालिटी ऑफ ऑफिशियल्स इज मस्ट फॉर प्रिवेंटिंग स्पोर्ट्स इंजरीज, ठीक है ना। अच्छी ऑफिशिएटिंग क्वालिटी भी होनी ज़रूरी है। ट्रीटमेंट क्या है जी कॉन्ट्यूजन का? अगर कॉन्ट्यूजन हो जाए तो क्या करना है? कोल्ड कंप्रेशन शुड बी यूज, ठीक है। कोल्ड कंप्रेशन होना चाहिए, या ठंडा आइस हो, और आइस तो ठंडा ही होता है ठंडा पानी हो या आइस हो। इट शुड नॉट बी यूज फॉर मोर देन 40 मिनट्स परसिस्टेंटली, 40 मिनट से ज़्यादा यूज नहीं करना है आपको, बस इतना ही यूज करना है। इफ देर इज मोर स्वेलिंग इन द एरिया, एंटी इन्फ्लेमेटरी मेडिसिन, स्वेलिंग आ रही है तो स्वेलिंग हटाने के लिए एंटी इन्फ्लेमेटरी मेडिसिन चलेगी। इफ द स्वेलिंग स्टिल परसिस्ट, एक डॉक्टर के पास भाग के जाना है और रिहेबिलिटेशन के लिए, बाद में वापस से उसमें फ्लेक्सिबिलिटी आ जाए उस पार्ट में, तो उसके लिए आप लास्ट में फ्लेक्सिबल एक्सरसाइजेज कर सकते हो। दूसरी कौन सी होती है जी? स्ट्रेन। स्ट्रेन कौन सी होती है? देखो इस तरीके से कि स्ट्रेन आ गया है। स्ट्रेन क्या होता है कि आपकी कोई छोटा मोटा मसल ट्विस्ट हो जाए, या गर्दन में स्ट्रेन आ गया, कमर में लोग बोलते हैं स्ट्रेन आ गया, तो क्या होता है बेसिकली स्ट्रेन? स्ट्रेन इज ऑल्सो अ मसल इंजरी। स्ट्रेन कैन बी माइल्ड एज वेल एज सिवियर। एज अ मैटर ऑफ फैक्ट स्ट्रेन इज कॉज्ड बाय ट्विस्टिंग और पुलिंग अ मसल। मसल ट्विस्ट हो गया, मसल पुल हो गया। It can happen suddenly or develop over days or weeks. A sudden strain is caused by a recent injury. जैसे आपने बहुत ज़्यादा, आप डेडलिफ्ट कर रहे हो जिम में, डेडलिफ्ट होता है वो झुक के रोड उठाने लगा, एकदम कमर में झटका, स्ट्रेन आ गया, है ना, ठीक है, या गलत तरीके से कर रहे हो। कैसे बच सकते हो? फिर से वही सेम लगभग, वार्म अप होना चाहिए, कंडीशनिंग अच्छी होनी चाहिए, स्पोर्ट्स इक्विपमेंट अच्छी क्वालिटी के होने चाहिए, प्रॉपर प्ले फील्ड्स कोर्ट्स यूज़ करने चाहिए, और साइंटिफिक नॉलेज ऑफ द गेम आपको ज़रूर होनी चाहिए। ट्रीटमेंट क्या है जी इसका? ट्रीटमेंट है प्राइस, प्रोटेक्शन, सबसे पहले बचो आप, ठीक है। प्रोटेक्ट द इंजर्ड एरिया ऑफ विक्टिम फ्रॉम फर्दर इंजरी, ताकि और कोई इंजरी ना हो। अगर जिम में इंजरी हुई है तो अभी जिम रोक दो थोड़े दिन के लिए। रेस्ट, प्रॉपर रेस्ट ज़रूरी है। आइस, अभी मैंने आपको ऊपर भी बताया, आइस से मसाज होनी ज़रूरी है। कंप्रेशन, कंप्रेशन क्या होता है कि आप प्रॉपर एक पैड यूज़ करके उस पार्ट को कॉम्प्रेस करो अच्छे से, उसकी मसाज करो अच्छे तरीके से, ठीक है, बांध के रखो उसको। एलिवेशन, एलिवेशन क्या होता है? कीप द इंजर्ड लेग और हैंड एलिवेटेड ऑन अ पिलो, उसको पिलो के ऊपर एलिवेट स्ट्रेट करके रखो, ताकि वो मूवमेंट उसके अंदर ज़्यादा ना हो और इंजरी बढ़े ना, ठीक है। स्ट्रेन के बाद आता है स्प्रेन। स्प्रेन क्या होती है? लिगामेंट में आती है यूजुअली। देखो इस तरीके से पैर मुड़ गया भागते भागते, फुटबॉल में, क्रिकेट में ये काफ़ी देखने को मिलते हैं, है ना। इट इज़ अ लिगामेंट इंजरी, इट में अकर ड्यू टू ओवर स्ट्रेचिंग और टेयरिंग ऑफ लिगामेंट। जनरली स्प्रेन अकर्स एट रिस्ट जॉइंट्स में या एंकल जॉइंट्स में होता है। समटाइम्स फ्रैक्चर इज ऑल्सो पॉसिबल, कई बार स्प्रेन के साथ फ्रैक्चर भी हमें देखने को मिलता है। इन सच इंजरी स्वेलिंग, इन्फ्लेमेशन, सिवियर पेन, आप देख रहे हो सभी में स्वेलिंग, इन्फ्लेमेशन, पेन, ये सब कॉमन है। बस आपको ये आइडेंटिफाई करने आने चाहिए कि क्या क्या है ना। इसके बाद these can be laxity in the ligament. All the above mentioned symptoms depend on severity of pain. कैसे बच सकते हो? A thorough warm up same, proper conditioning same. देखो सब में similar points, वही लिख के आने हैं, नंबर मिलने हैं। All the sports equipment must be of good quality, play fields use करने हैं, बिल्कुल same to same. Treatment फिर से price, protection, rest, ice, compression, elevation और mice, mobilization, मोबिलाइजेशन, आइस, कंप्रेशन, एलिवेशन, सेम वही आप सारी चीज़ें लिख सकते हो। इसके बाद क्या आता है हमारे पास? एब्रेशन। व्हाट इज़ एब्रेशन? देखो एब्रेशन इस तरीके से, साइकिल से गिरे और ये बाहर आउटर इंजरी आपको दिखाई दी, हाथों पे, पैरों पे, बोलते हैं ना, अरे यार कैसा गिर गए, सारे हाथ पैर छिल गए, हाँ। तो एब्रेशन इज़ अ मेजर इंजरी, इट मे बी कॉज बाय फॉलिंग ऑन अ हार्ड सरफेस, या फिर कबड्डी, एथलेटिक्स में, हॉकी में। इट इज़ लेस सेवियर देन laceration and bleeding if present is minimal. Mild abrasions are known as grazes or scrapes, इनको grazes और scrapes बोलते हैं। They do not bleed but deep abrasions may lead to bleeding. बहुत ज़्यादा bleeding नहीं होती है, थोड़ी बहुत होती है, कपड़ा बांध दो सही हो जाती है ना। अब इसके क्या preventions है जी? Player should undergo warm up होना चाहिए, प्रॉपर कंडीशनिंग होनी चाहिए, स्पोर्ट्स इक्विपमेंट गुड क्वालिटी होने चाहिए, रूल्स रेगुलेशंस फॉलो करने चाहिए, करेक्ट टेक्निक जाननी चाहिए इन सबको करने से पहले। ट्रीटमेंट क्या है इसका? पहले क्लीन करो अच्छे से पानी से,
उसके बाद मेडिसिन ऑइंटमेंट, जो कि हम यूजुअली, वैसे मैं किसी की पब्लिसिटी नहीं करूँगा, यूजुअली हम लोग कुछ क्रीम्स लगा रहे हैं या कोई इस तरीके का लिक्विड यूज़ कर रहे हैं उसके ऊपर मेडिसिन, वो लगाते हैं। फिर आप डॉक्टर के पास जा सकते हो प्रॉपर ड्रेसिंग के लिए। एक टेटनस का इंजेक्शन लगता है जो आपको फर्दर इन्फेक्शन से बचाता है, और ड्रेसिंग जो है वो चेंज होनी चाहिए डॉक्टर के इंस्ट्रक्शन के। यूजुअली कई लोग डेली ड्रेसिंग चेंज करते हैं, कुछ 2 दिन के बाद करते हैं, वो चेंज होती है, ठीक है। इसके बाद अब आते हैं ब्रूसेस। ब्रूसेस क्या होते हैं जी? देखो, एक बैट्समैन क्रिकेट खेल रहा है, बड़ी जोर से आगे बॉल लगी, यहाँ नील पड़ गया, ब्लू ब्लू दिखता है ना, नीला नीला, उसको हम ब्रूसेस बोलते हैं। ब्रूसेस आर नॉट क्लियरली सीन because the upper skin remains unaffected but inner tissues are damaged. As a matter of fact, blood from damaged blood vessel beneath the skin collects near the surface, resulting in black and blue mark. समझ गए ना एकदम से आप? Usually bruises occurs to sportsmen when they bump into some sports equipment. Prevention क्या है? अच्छे से वार्म अप होना चाहिए, अच्छा एंटीसिपेशन पावर होना चाहिए, चोट वोट नहीं खानी। प्लेयर शुड यूज प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट्स। प्ले फील्ड्स कोर्ट स्मूथ और क्लीन होने चाहिए, और प्लेयर्स शुड नॉट कंटिन्यू टू प्ले ड्यूरिंग फटीग। टायर्ड जब हो तब उन्हें नहीं खेलना चाहिए। ये आ गई हमारे पास पहली इंजरी खत्म, जो कि हमारे पास थी मेनली, देखो 3 प्रकार की बताई ना मैंने आपको। सबसे पहली आउटर, आउटर को हमने क्या बोला था, फिर बोन, और बोन के बाद फिर हमारे पास कौन सी वाली आ जाती है, तीसरी वाली जॉइंट्स। तो देखो शुरू से कहाँ से शुरू करा हमने, हमारे पास इफेक्ट्स हो गया इंजरीज, सॉफ्ट टिश्यू इंजरीज जो मसल्स में होती है यूजुअली, बोन इंजरीज हड्डी में, और जॉइंट्स में, ठीक है। अब हम बोन इंजरीज की तरफ चलते हैं। अब हम पढ़ रहे हैं बोन इंजरीज। बोन इंजरीज में हमारे पास यूजुअली फ्रैक्चर्स होते हैं जिनकी हम बात करते हैं कि हड्डी टूट जाना। सबसे पहले सिंपल फ्रैक्चर, जिसमें विदाउट एनी वॉन्ड एक बोन टूटी होती है, ठीक है, उसको हम सिंपल फ्रैक्चर बोलते हैं। कंपाउंड फ्रैक्चर क्या होता है जी? कंपाउंड फ्रैक्चर का मतलब होता है जिसमें जो टूटी हुई बोन होती है, इन विच द ब्रोकन बोन कम्स आउट थ्रू द स्किन, स्किन से ही बाहर आ जाती है, उसको हम कंपाउंड फ्रैक्चर बोलते हैं। और एक से ज़्यादा होते हैं उसके अंदर, मतलब एक में तो हड्डी टूटी है और बाकी स्किन वैसी की वैसी है, सिंपल। हड्डी बाहर निकल आए तो कंपाउंड फ्रैक्चर। कॉम्प्लिकेटेड फ्रैक्चर कौन सा होता है? जिसमें सिर्फ हड्डी नहीं टूटती, हड्डी के साथ आसपास के टिश्यूज, नर्व्स, आर्टरीज ये भी डैमेज हो जाते हैं, उसको कॉम्प्लिकेटेड बोलते हैं। तो सिंपल आ गया एक, तो फिर कंपाउंड आ गया, फिर कॉम्प्लिकेटेड आ गया। अब बोन इज ब्रोकन एंड डैमेजेस द इंटरनल ऑर्गन्स। उसके बाद ग्रीन स्टिक फ्रैक्चर कौन सा होता है? ये यूजुअली क्या होता है, ये ग्रीन स्टिक हम लोग बच्चों में देखते हैं जब सॉफ्ट बोन्स होती हैं, छोटी छोटी हड्डियाँ, यूजुअली बच्चों की बोन्स एकदम टूट जाती हैं, बोलते हैं ना, तो वो सॉफ्ट जब बोन्स होती हैं वो ब्रेक हो जाती हैं, तो उसको कौन सा फ्रैक्चर बोलते हैं हम? ग्रीन स्टिक। दीज फ्रैक्चर्स आर कॉमनली सीन इन चिल्ड्रन बिकॉज देयर बोन्स आर वेरी सॉफ्ट एंड डेलिकेट। उसके बाद होता है हमारे पास कम्युनिटेड फ्रैक्चर। कम्युनिटेड फ्रैक्चर में क्या होता है, मैंने बोन इज ब्रोकन इनटू 3 और मोर पीसेस, इट इज कॉल्ड कम्युनिटेड फ्रैक्चर। देखो ये बहुत सारे हमने पढ़े हैं, जब बोन 3 से 4 टुकड़ों में टूट जाए, ठीक है ना, इस तरीके से, उसको हम कम्युनिटेड फ्रैक्चर बोलते हैं। इम्पैक्टेड फ्रैक्चर क्या होता है? इम्पैक्टेड फ्रैक्चर का मतलब होता है कि हड्डी टूटी एक तरफ से और उसको दूसरी हड्डी के ऊपर चढ़ गई, वो मतलब एक तरफ से ब्रेक होकर दूसरे के ऊपर चढ़ गई, तो उसको क्या बोलते हैं हम? इम्पैक्टेड फ्रैक्चर। एंड ऑफ अ फ्रैक्चर्ड बोन एंटर इनटू अनदर बोन, इट इज कॉल्ड इम्पैक्टेड फ्रैक्चर। फ्रैक्चर क्यों होते हैं? इन स्पोर्ट्स इवेंट्स में होते हैं। उसके बाद ट्रॉमेटिक, फोर्सफुल या अननेचुरल मूवमेंट्स की वजह से होते हैं। प्रोलॉन्ग्ड लॉन्ग डिस्टेंस वॉकिंग और रनिंग की वजह से होता है फ्रैक्चर यूजुअली। सडन फॉल, को एकदम से हार्ड सरफेस पे गिर जाए या डायरेक्ट स्ट्राइक हो जाए, किसी पर्टिकुलर किसी ने डंडा मार दिया कुछ ऐसा, तो फ्रैक्चर हो सकते हैं। प्रिवेंशन कैसे बच सकते हैं? वार्म अप जरूरी हर जगह, कंडीशनिंग जरूरी हर जगह, टायर्डनेस में नहीं खेलना है, नहीं तो फ्रैक्चर हो सकता है। अच्छी क्वालिटी ऑफ ऑफिशियल इज एसेंशियल। प्लेयर शुड बी वेरी केयरफुल एंड अलर्ट। प्रैक्टिस और कंपटीशन में केयरफुल और अलर्ट रहना है, ठीक है जी। ये सब फ्रैक्चर्स बोन इंजरीज में आ गया। अब आते हैं जॉइंट इंजरीज। जॉइंट होती है जॉइंट्स में, देखो चाहे वो पैर का हो चाहे वो हाथ का हो, जॉइंट्स में होती है। द डिसलोकेशन ऑफ जॉइंट्स कैन अकर इन स्पोर्ट्स दैट में इन्वॉल्व फॉल सच एज डाउनहिल स्काइंग, रेसलिंग, जिम्नास्टिक्स, वॉलीबॉल। इसमें हमें जॉइंट्स का यूज ज़्यादा होता है, तो जॉइंट्स इंजरी देखने को मिलती है इन स्पोर्ट्स में। अ हार्ड ब्लो टू अ जॉइंट, जॉइंट पे बहुत ज़्यादा ब्लो हो जाए, अ फॉल, गिर जाए कोई जॉइंट्स के बल। फोर्सफुल थ्रोइंग, किसी ने जान के पुश कर दिया जोर से। लिफ्टिंग और हिटिंग may cause dislocation. In fact, it is a dislocation of surface of bone. Bone dislocate हो जाती है, एक जगह से दूसरी जगह चली जाती है। इसके बाद कितने प्रकार के इसके एग्जाम्पल्स हो सकते हैं? देखो, डिसलोकेशन ऑफ लोअर जॉ, जॉ समझते हो आप लोग का, जॉ ये जो फेस में नीचे लोअर जॉ होता है ना, ये डिसलोकेट हो जाता है। डिसलोकेशन ऑफ शोल्डर जॉइंट इधर उधर हो गया, हिप जॉइंट इधर उधर हो गया। इसके बाद डिसलोकेशन ऑफ रिस्ट,
ठीक है। तो जनरली इट अकर्स व्हेन चिन स्ट्राइक्स एन ऑब्जेक्ट फोर्सफुली, अगर मुंह जोर से किसी चीज को हिट करता है तो जॉ इधर उधर हो जाता है। शोल्डर में क्या होता है, सडन जर्क, कोई झटका लग जाए, क्रिकेट में बहुत होता है, आपने देखा होगा कि शोल्डर में डिसलोकेशन हो गया। हिप जॉइंट, ज़्यादा स्ट्रेंथ लगाई जाए अगर स्पॉन्टेनियसली, उससे हिप लोकेशन इधर उधर हो जाती है। रिस्ट तो यूजुअली आप जानते ही हो, हाथों में जब रिस्ट में चोट लग जाए, ये जॉइंट इधर उधर, ये पर्टिकुलर, ये सारी इसमें आते हैं, ठीक है। ट्रीटमेंट क्या है जी इसके ट्रीटमेंट है मेडिकल हेल्प को बुलाया जाए हाथों हाथ, ट्राई टू मूव द जॉइंट और टू प्लेस इट बैक इन द सॉकेट, वापस से वहीं ले जाने की कोशिश की जाए जहाँ से वो बेसिकली बना था। कीप आइस ऑन द स्पॉट, आइस रखी जाए, स्वेलिंग ना हो, ताकि स्लिंग और स्प्लिंट द अफेक्टेड जॉइंट इनटू इट्स फिक्स पोजीशन, उसे वापस से फिक्स पोजीशन पे लाने की ट्राई करी जाए। बट याद रखना, these stunts are performed by professionals under expert supervision, please do not try them at home, डॉक्टर को करने दें। प्रिवेंशंस क्या है, स्ट्रेचिंग होनी चाहिए, केयरफुल रहें प्लेयर्स, रूल्स को फॉलो करें, रेगुलर एक्सरसाइज करें, वार्म अप करें, फॉल्स, गिरने से बचें, ठीक है। अब आता है कॉजेज ऑफ स्पोर्ट्स इंजरीज। इंजरीज होती ही क्यों है यार, इंजरी क्यों देखने को मिलती है? पहली बात, इम्प्रॉपर कंडीशनिंग, जब प्लेयर्स की कंडीशनिंग अच्छी नहीं होती, वार्म अप्स अच्छे नहीं होते तो होती है। तो प्लेयर्स एक तो फ्रेश होने चाहिए, टायर्ड ना हो, प्रॉपर कंडीशनिंग में हो, प्रॉपर अवेयरनेस के साथ हो, वार्म अप के साथ हो, तो नहीं होगी। तो कंडीशनिंग प्रॉपर हो, वार्म अप प्रॉपर हो, इम्प्रॉपर अगर रहेगा तो इंजरी होगी। ट्रेनिंग का साइंटिफिक वे नहीं है, अनसाइंटिफिक वे से ट्रेन कर रहे हैं, कुछ भी ट्रेनिंग करने में लगे हुए हैं। लैक ऑफ फिटनेस नहीं है तो भी, ठीक है जी। अब स्पोर्ट्स इंजरीज से कैसे बचना है, हाउ टू प्रिवेंट स्पोर्ट इंजरीज, कैसे बच सकते हो? नंबर 1, वार्म अप, प्रॉपर वार्म अप होना चाहिए सबसे पहले तो, तब आप बच सकते हो। नंबर 2, प्रॉपर कंडीशनिंग, वो जो ऊपर कॉजेज थे ना सब हटा दो, प्रॉपर कंडीशनिंग, बैलेंस डाइट, अरे वाह सब खाना है, वो सब मिनरल्स, कार्ब्स, फैट्स सब देखना, हेल्दी फैट्स, कहीं लग जाओ मक्खन घी खाने उल्टा सीधा, हेल्दी, मक्खन घी भी हेल्दी है बट वो एक लिमिट तक, बहुत ज़्यादा नहीं तो बहुत फैट हो जाएगा, है ना। अच्छा, बैलेंस डाइट हो गया, प्रॉपर नॉलेज ऑफ स्पोर्ट्स होनी चाहिए। टिप्स फॉर प्रिवेंशन ऑफ स्पोर्ट्स इंजरी, भाई साहब इसको आप रीड करो, देखो बहुत बेसिक है। हाइड्रेशन, न्यूट्रिशन पे ध्यान दो, अच्छी ट्रेनिंग सर्विसेज पे ट्रेनिंग करो, ट्रेनिंग और कंपटीशन एरियाज क्लीन होने चाहिए, इक्विपमेंट प्रॉपर होने चाहिए, अच्छी क्वालिटी के होने चाहिए, ठीक है। नाउ व्हाट इज फर्स्ट एड, देखो ये फर्स्ट एड बताया ना, फर्स्ट एड बॉक्सेस आपको कहाँ देखने को मिलते हैं? आपकी बाइक्स में होते हैं, गाड़ियों में होते हैं, जिसको कभी यूज कोई कम ही करता है। तो क्या होते हैं फर्स्ट एड? फर्स्ट एड इज अ फर्स्ट हेल्प which is given to the wounded or accidental victim before the arrival of doctor. In other words, डॉक्टर के आने से पहले जो असिस्टेंस दिया जाता है उसको फर्स्ट एड बोलते हैं। फर्स्ट एड is the first and immediate assistance given to any person suffering from either a minor or serious illness with care provided to preserve life, prevent the conditions from worsening or to promote recovery. कारण क्या है जी? सबसे पहले माइनर या सीरियस इलनेस में पहली हेल्प केयर से दी जाती है, लाइफ बचाने के लिए, कि बस एकदम फर्स्ट एड मिल जाए। प्रिवेंट द कंडीशन फ्रॉम बीइंग वर्सन, उसे और वर्स्ट ना हो जाए कंडीशन, उससे बचाने के लिए और रिकवर करने के लिए। एम्स क्या होते हैं? इज टू ट्राई टू सेव द प्रीशियस लाइफ ऑफ अ वाउंडेड पर्सन। ऑब्जेक्टिव क्या होते हैं? जिंदगी प्रिजर्व करना, ऑब्वियस सी बात है, सेव द लाइफ ऑफ विक्टिम, किसी की जान ना जाए तो फर्स्ट एड फटाफट दिया जाता है। एलिवेट पेन एंड सफरिंग, उसका पेन कम किया जा सके, सफरिंग कम की जा सके। टू प्रिवेंट कंडीशनिंग फ्रॉम वर्सनिंग, कंडीशन जो है वो वर्स ना हो जाए और ना खराब हो जाए, इसलिए फर्स्ट एड दिया जाता है। टू प्रमोट रिकवरी, रिकवर हो पाए, और अर्ली मेडिकल एड उसको फटाफट से मिल पाए। तो दिस इज ऑल अबाउट फर्स्ट एड, और मुझे पूरी उम्मीद है आपको ये चैप्टर समझ में आया होगा। 3 टॉपिक्स हैं इसके अंदर। सबसे पहले आपको सारे के सारे फिजियोलॉजिकल फैक्टर्स देख लेने हैं। किसके अंदर? 4 चीज़ें बताई मैंने आपको, स्ट्रेंथ, स्पीड, एंड्योरेंस, फ्लेक्सिबिलिटी। उसके बाद फिर टाइप्स ऑफ इंजरीज, चाहे वो मसल्स में हो, चाहे वो बोन्स में हो, चाहे वो जॉइंट्स में हो, वो देख लेनी है। उसके बाद इंजरीज के प्रिवेंशंस आपको साथ साथ पढ़ा दिए मैंने, सब में लगभग सेम चीज़ें चल रही थी हैं। और उसके बाद लास्ट में फर्स्ट एड हमने देखा। तो इस तरीके से चैप्टर चलता है। उम्मीद है आपको समझ आया होगा और आप साथ साथ प्रिपेयर भी करके चल रहे होगे। लेट्स स्टार्ट विद द मीनिंग ऑफ डिसेबिलिटी। देखो डिसेबिलिटी क्या होता है? डिसेबिलिटी इज एन इम्पेयरमेंट। इम्पेयरमेंट का मतलब क्या है जी? इम्पेयरमेंट दैट मे बी, ये इसके कुछ टाइप्स हैं जो हम आगे पढ़ेंगे। इम्पेयरमेंट का मतलब कोई प्रॉब्लम हो सकती है, दैट मे बी कॉग्निटिव, डेवलपमेंटल, intellectual, mental, physical, etc. It can be said that it is essentially a medical condition, ये एक medical condition है, which doesn't permit an individual to perform an activity or movement in a normal way. मतलब disability is something, एक ऐसा medical condition है जिसमें एक individual
कोई पर्टिकुलर एक्टिविटी जो एक नॉर्मल वे में होता है उसमें नहीं कर पा रहा है, और उसके कई सारे वेज हो सकते हैं, कई सारी चीज़ें हो सकती हैं जहाँ पे डिसेबिलिटी देखने को मिलेगी, जैसे कॉग्निटिव, जैसे डेवलपमेंटल, जैसे इंटेलेक्चुअल, जैसे मेंटल। तो अगर मैं इन सब में से मेंटल को अलग कर दूं, मेंटल डिसेबिलिटी को अलग कर दूं मैं, यानी कि माइंड से कोई डिसेबिलिटी है कि एक इंसान सोच नहीं पा रहा प्रॉपर, वो अलग कर दूं, तो उसको हम बोल देंगे डिसऑर्डर। उसको हम क्या बोल देंगे? डिसऑर्डर। डिसऑर्डर इज यूजुअली यूज्ड फॉर मेंटल डिसेबिलिटीज। डिसऑर्डर इज एनी एलिमेंट दैट डिस्टर्ब्स द हेल्थ ऑफ एन इंडिविजुअल। मोस्ट प्रोबेबली डिसऑर्डर्स क्रिएट हिंड्रेंस इन एन इंडिविजुअल्स परफॉर्मेंस, परफॉर्म नहीं कर पा रहा वो अच्छे से, एंड रिड्यूसेस एफिशिएंसी। इन द बिगिनिंग डिसऑर्डर सीम टू बी ऑर्डिनरी, शुरू में वो काफ़ी ऑर्डिनरी लगता है, पहचान ही नहीं पाते लोग कि कोई ना कोई डिसऑर्डर चल रहा है, बट दे यूजुअली ग्रो एंड स्प्रेड इन अ हार्मफुल मैनर इन एन इंडिविजुअल। एक चीज़ और, डिसेबिलिटी बिल्कुल परमानेंट होती है, डिसऑर्डर का ट्रीटमेंट हो जाता है लाइफ स्पैन में, धीरे धीरे आप इसे ठीक कर सकते हैं। इसके बाद क्या आता है साहब? इसके बाद आता है व्हाट आर द वेरियस टाइप्स ऑफ डिसेबिलिटीज। कितने प्रकार की डिसेबिलिटीज होती है? तो मैंने आपको ऊपर ही लिखी थी, देखो बहुत सारी यहाँ पे लिखी थी ना, इट मे बी कॉग्निटिव, डेवलपमेंटल, इंटेलेक्चुअल। तो देखो कॉग्निटिव होती है, उसके बाद इंटेलेक्चुअल होती है, उसके बाद फिजिकल डिसेबिलिटी होती है। ठीक है, तो हम शुरू करते हैं फिजिकल डिसेबिलिटी के साथ। सबसे आसान यही है। फिजिकल डिसेबिलिटी कौन सी होती है? जो किसी ना किसी फिजिकल बॉडी पार्ट में आपको देखने को मिलती है। फिजिकल डिसेबिलिटी इज अ लिमिटेशन ऑफ एन इंडिविजुअल्स फिजिकल फंक्शनिंग। ठीक है, उसकी फिजिकल फंक्शनिंग में कोई ना कोई प्रॉब्लम आ रही है, मोबिलिटी यानी मूवमेंट में प्रॉब्लम आ रही है, डेक्स्ट्रिटी, स्टेमिना में प्रॉब्लम आ रही है, अदर एम्पेयरमेंट जैसे रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर, ब्लाइंडनेस, ये सारी चीजें are also included in physical disabilities. Physical disability में either भी motor deficiency, motor मतलब mobility, movement impairment हो सकता है, और a sensory impairment, senses में भी वो प्रॉब्लम हमें देखने को मिल सकती है, या तो फिजिकल ही हो या सेंसेस में भी हो, वो भी हम बेसिकली फिजिकल में ले रहे हैं। मोटर डेफिशिएंसी इज रिलेटेड टू स्पाइनल कोड, बेसिकली स्पाइनल कोड में आ गया, पैरालिसिस हो रहा है जिससे, और लिम्स। ठीक है जी, अच्छा इसके बाद ये तो फिजिकल हो गया। फिजिकल के बाद होता है इंटेलेक्चुअल। इंटेलेक्चुअल कौन से होता है? देखो इंटेलेक्चुअल का मतलब इंटेलेक्ट के थ्रू, इंटेलेक्ट का मतलब माइंड से, आईक्यू में, लर्निंग में प्रॉब्लम आ रही है, अंडरस्टैंडिंग में प्रॉब्लम आ रही है, तो वो कौन सी डिसेबिलिटी होती है? इंटेलेक्चुअल। इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी इज अ डिसेबिलिटी कैरेक्टराइज्ड बाय सिग्निफिकेंट लिमिटेशंस इन इंटेलेक्चुअल फंक्शनिंग, रीजनिंग, लर्निंग, problem solving and in adaptive behavior which covers a range of everyday social and practical skills। मैंने बहुत सारी चीज़ें इसके अंदर नोट डाउन करी है सो दैट आपको प्रॉपर नोट्स पे मिल जाए, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें हैं जहाँ पे नोट्स आपको नहीं मिलते हैं, तो प्रॉपर नोट्स के साथ आप कर सकते हो। इंडीड दिस डिसेबिलिटी इज रिलेटेड टू इंडिविजुअल्स थॉट प्रोसेस। मेन बात, फिजिकल डिसेबिलिटी किससे रिलेटेड थी? फिजिकल फंक्शनिंग से। ये थॉट प्रोसेस से रिलेटेड है, कम्युनिकेशन, मनी, लर्निंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग और जजमेंट। तीसरा कौन सा आता है? तीसरा आता है कॉग्निटिव। कॉग्निटिव कौन सा होता है सर? कॉग्निटिव डिसेबिलिटी में लिखा हुआ है इट इज अ न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर। न्यूरोलॉजिकल का मतलब क्या होता है कि इंडिविजुअल स्टोर नहीं कर पा रहा चीजें, प्रोसेस नहीं कर पा रहा, इंफॉर्मेशन नहीं प्रोड्यूस कर पा रहा। जैसे बोलते हैं ना कि न्यूरो डॉक्टर को दिखाओ। न्यूरो कौन होता है? जो सारी की सारी आपकी बेसिकली फंक्शनिंग, ब्रेन की फंक्शनिंग चेक कर रहा है ना। दिस डिसेबिलिटी कैन अफेक्ट इंडिविजुअल्स एबिलिटी और कैपेबिलिटी टू रीड, रीड नहीं कर पा रहा, कंप्यूट नहीं कर पा रहा, बोल नहीं पा रहा, लिख नहीं पा रहा। सो दिस टाइप ऑफ डिसेबिलिटी आर ऑल्सो कॉल्ड इनविजिबल डिसेबिलिटी। ये आपको दिखती नहीं है, फिजिकली आपको कुछ डिसेबिलिटी नहीं दिखेगी, लेकिन अंदर अंदर से वो इंसान, वो बच्चा इस तरीके से बिहेव कर रहा है, उसको प्रॉब्लम आ रही है ना। Because unlike other disability, you may not be able to assess the condition by just looking at the individual. Generally, the individuals who have this type of disability usually have the following symptoms. इनमें क्या क्या symptoms देखने को मिलते हैं? मेमोरी डिसऑर्डर। मेमोरी डिसऑर्डर, भूल जाते हैं चीज़ें, अभी चीज़ें कहीं रख के भूल गए, उन्हें अभी कुछ 5 मिनट पहले बताया, उन्हें याद ही नहीं है, मेमोरी डिसऑर्डर होता है। हाइपर एक्टिविटी होती है। हाइपर एक्टिविटी का मतलब होता है चीज़ों में अलग अलग तरीके से रिएक्ट करते हैं, चुपचाप बैठे रहते हैं, किसी से बात नहीं करते हैं, इस तरीके की चीज़ें। An individual with cognitive disability may not have attention for a long period. She finds it difficult to stay at one place. As a matter of fact, he usually loses concentration frequently. ठीक है। और तीसरा होता है हमारे पास dyslexia. An individual with cognitive disability may exhibit dyslexia. It means he may have difficulty in writing, reading, speaking. लिखने में, पढ़ने में, बोलने में, ये सब समस्याएं आ सकती हैं। तो कॉग्निटिव जो न्यूरो से रिलेटेड है, इंटेलेक्चुअल जो इंटेलेक्ट डिसीजन मेकिंग से रिलेटेड है, उसके बाद फिजिकल जो आपको फिजिकली देखने को मिलती है, ये सारी डिसेबिलिटीज आ जाती हैं।
डिसेबिलिटीज़ होती क्यों है? बहुत सारे कारण हैं, जैसे जेनेटिक्स। कई लोगों के जेनेटिक्स ऐसे होते हैं, उनके पुराने जो उनके बड़े हैं, पेरेंट्स हैं, ग्रैंड पेरेंट्स हैं, वहाँ से वो चली आ रही है प्रॉब्लम, तो जेनेटिकल हो सकती है। डिसेबिलिटीज़ आर नॉट टू बी इनहेरिटेड, जैसे कि स्पाइनल मस्कुलर एट्रोफी, मस्कुलर डाइस्ट्रॉफी, डाइस्ट्रॉफी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, डिस्ट्रॉफी। इसको प्लीज़ गाइज आप लोग देख लेना। आई एम नॉट अ प्रोफेशनल फिजिकल एजुकेशन टीचर, बट आई एम ट्राइंग माई लेवल बेस्ट कि मैं आपको चीज़ें बता पाऊँ। Abnormalities in genes, genetic inheritance cause intellectual disability in children. Sometimes diseases, illness and overexposure to X-rays may cause genetic disorders. इसके बाद poverty, जो लोग गरीबी में होते हैं बहुत ज़्यादा, उनको एक अच्छे रिसोर्सेज नहीं मिलते, अच्छा खाना नहीं मिलता, क्लीन सराउंडिंग्स नहीं मिलता, जिस वजह से उनमें डिसेबिलिटी देखने को मिलती है। Poverty is one of the major causes of disability. Generally, it is seen that poor persons are the most vulnerable to disability because they live and work in unsafe environment. Poor sanitation होता है, उनके पास अच्छा living conditions नहीं होते। Mental health problems भी काफ़ी ज़्यादा हमें देखने को मिलती हैं। Mental health problems अब आप देख पा रहे होंगे काफ़ी अच्छे से। मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम जैसे कि डिप्रेशन, बाइपोलर डिसऑर्डर में लीड टू डिसेबिलिटी। डिसेबिलिटी का भी ये भी कारण रहते हैं जिसका मेंटली जो फिट नहीं होता। एक्सीडेंट्स, कई लोग एक्सीडेंट्स की वजह से डिसेबल हो जाते हैं। इन्फेक्शियस डिजीज़ हो जाती हैं, ठीक है, इम्यूनिटी पावर ख़त्म हो जाती है बच्चे की। इसके बाद डिस्टर्बेंस इन एंडोक्राइन ग्लैंड्स, जो आपके एंडोक्राइन ग्लैंड्स हैं उससे भी आपको डिसेबिलिटी देखने को मिलती है। ओइंग टू सच डिस्टर्बेंस अ चाइल्ड में सफर फ्रॉम वेरियस फिजिकल एंड मेंटल डेफिशिएंसी। माल न्यूट्रिशन, प्रॉपर न्यूट्रिशन ना मिलने की वजह से देखने को मिलती है। पुअर अप्रोच टू हेल्थ केयर अगर अच्छा नहीं है तो भी आपको देखने को मिलती है। तो आप कोई भी 4 से 5 पॉइंट्स यहाँ पे याद कर सकते हो। अब आ रहा है हमारे पास टाइप्स ऑफ डिसऑर्डर। डिसऑर्डर कितने प्रकार के होते हैं, बड़े ध्यान से देख लो। सबसे पहले मेरे पास आ रहा है ADHD, SPD, ASD, ODD, OCD, ठीक है, ये आपको याद रखना है, इन्हें याद करना ही है, ठीक है। ADHD, अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर। अटेंशन डेफिसिट का मतलब हो गया कि अटेंशन नहीं है, अटेंशन में प्रॉब्लम आ रही है, ये डिसऑर्डर है। दूसरा सेंसरी प्रोसेसिंग, सेंसेस में प्रॉब्लम आ रही है। ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर, ये लोग जो होते हैं ये काफी ज्यादा अपने अपने में होते हैं। मतलब ये जो स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर होता है ऑटिज्म, इसमें क्या होता है, ये बच्चे ज्यादातर अपने अपने अकेले में रहना पसंद करते हैं, चुप चुप रहते हैं, शांत शांत रहते हैं, अंडर कॉन्फिडेंट होते हैं, ये सारी इसमें आपको देखने को मिलता है। इसके बाद आता है ओपोजिशनल डेफिएंट डिसऑर्डर। ओपोजिशनल का मतलब होता है चीजों को अपोज करना, हर चीज को मना करना, हर चीज को इस तरीके से गुस्से में रहना, हर चीज को ना करना, किसी की ना सुनना, ये इस तरीके का डिसऑर्डर होता है। एक होता है ऑब्सेसिव। ऑब्सेसिव होता है हर चीज को बहुत ज्यादा सोचना, मतलब एक्स्ट्रा सोचते हैं ये लोग हर चीज पे, ऑन एवरी स्टेप बस सोचते रहेंगे, बैठ के सोचते रहेंगे, इन्हें संभालने में बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती हैं। तो ये सब हम अब डिटेल में पढ़ने वाले हैं कि क्या है अटेंशन डेफिसिट, क्या है सेंसरी, क्या है हमारे पास ऑटिज्म, क्या है ऑपोजिशनल, क्या है हमारे पास ऑब्सेसिव, ठीक है। इनके नाम प्लीज लिख लिख के याद कर लेना, ओके। शुरू करते हैं। सबसे पहले कौन सा आता है हमारे पास, अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर। देखो अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी में क्या लिखा हुआ है, बड़े ध्यान से पढ़ना सभी लोग। इट इज अ ग्रुप ऑफ बिहेवियरल सिम्टम्स दैट इंक्लूड इनअटेंटिवनेस। अटेंशन डेफिसिट का मतलब साफ साफ है, अटेंशन नहीं होता, इनअटेंटिव होते हैं। हाइपर एक्टिविटी, बहुत ज्यादा अलग अलग तरीके से रिएक्ट करते हैं। और इम्पल्सिवनेस, इनफैक्ट इट इज अ मेडिकल कंडीशन दैट अफेक्ट्स हाउ वेल कैन समवन विल स्टिल सिट, फोकस एंड पे अटेंशन। कौन कितने आराम से बैठता है, फोकस करता है, अटेंशन देता है। जनरली ADHD अफेक्ट चिल्ड्रन हैव डिफरेंसेस इन द पार्ट्स ऑफ देयर ब्रेन्स दैट कंट्रोल एक्टिविटी एंड अटेंशन। मतलब उनका माइंड जो होता है ना वो ज़्यादा अटेंटिव नहीं होता है, वो बहुत ज़्यादा देर तक किसी भी चीज़ पे अटेंशन नहीं दे सकते हैं, ठीक है। लेकिन ये धीरे धीरे जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता है ये ठीक हो जाता है, ओके। इसके बाद इसके क्या क्या सिम्टम्स हैं चिल्ड्रंस में, दे यूजुअली फॉरगेट अबाउट डेली एक्टिविटीज भूल जाते हैं। दे हैव डिफिकल्टी इन ऑर्गेनाइजिंग रूटीन एक्टिविटीज। इंडल्ज इन डे ड्रीमिंग करते हैं बच्चे काफ़ी ज़्यादा ये वाले। दे डू नॉट लाइक टू परफॉर्म द एक्टिविटीज दैट रिक्वायर सिटिंग स्टिल। वो काम नहीं करते हैं जिसमें बस बैठना है एक जगह, इन्हें तो इनका माइंड बैठता ही नहीं है ना। दे आर इजिली डिस्ट्रैक्टेड, यूजुअली बाउंस व्हेन सिटिंग, बैठे बैठे हिलते रहते हैं। दे बिकम रेस्टलेस, ये सब इसके सिम्टम्स हैं। और एडल्ट्स में क्या सिम्टम्स देखने को मिलते हैं, एंजाइटी अटैक्स आते हैं उन्हें, काफ़ी ज़्यादा एंजाइटी रहती है, हर चीज़ में घबराहट रहती है। इम्पल्सिव हो सकते हैं, एंगर कंट्रोल नहीं होता कई बार। यूजुअली हैव लो सेल्फ एस्टीम, उन्हें लगता है कि हमारे को इज्जत ही नहीं है। दे आर इजीली फ्रस्ट्रेटेड, मूड स्विंग्स मिलते हैं। तो ये बच्चों में और ये एडल्ट्स में देखने को मिलता है। इसके बाद कौन सा डिसऑर्डर आ रहा है हमारे पास, अभी जो ADHD के क्या क्या कॉजेज हैं, वही सारे कॉजेज जो पीछे आए थे।
जेनेटिक हो सकता है उन्हें अपने माँ बाप से, अपने बड़ों से ही वो जेनेटिकली चलता आ रहा है। ब्रेन इंजरी, कई बार कोई चोट लग जाती है बच्चे को, दिमाग पे चोट लग जाती है, उस वजह से ये हो जाता है, बट प्रॉपर काउंसलिंग के साथ ये ठीक हो सकता है। लो बर्थ वेट, अगर बच्चे का वेट पैदा होने के टाइम पे कम होता है, उनको ये ज़्यादातर डिसऑर्डर्स देखने को मिलते हैं धीरे धीरे। ट्रॉमा एंड ब्रेन डिजीजेज होती हैं अगर डाइट प्रॉपर नहीं मिल रही तो, ठीक है। अब आ रहा है एसपीडी, सेंसरी प्रोसेसिंग डिसऑर्डर। सेंसरी प्रोसेसिंग डिसऑर्डर क्या है? बेसिकली जहाँ पे जो ब्रेन है या फिर मैं कहूँ आपकी जो सेंसेस हैं वो प्रॉपर काम नहीं कर रही। आपका सिक्स सेंस बोलते हैं ना हम, सिक्स सेंस, वो प्रॉपर काम नहीं कर रहे। जैसे sensory processing disorder is a condition in which the brain has difficulty in receiving and responding to information. Senses नहीं काम कर रहे, proper receive नहीं हो रहा mind को information, और वो respond भी नहीं कर पा रहा. In fact, it refers to the way the nervous system receive messages from senses and then turns them into proper motor and behavioral responses. Generally, all the activities जैसे कि reading a book, किताब पढ़ना, राइडिंग अ बाइसाइकिल, एक्यूरेट प्रोसेसिंग ऑफ सेंसेशन चाहिए होता है और इनका नहीं हो पाता, तो किताब वगैरह नहीं पढ़ पाते, प्रॉब्लम आ रही है, ये सारा का सारा एसपीडी में आता है, ठीक है। अब एसपीडी के क्या क्या कॉजेज होते हैं? वही जेनेटिक, बर्थ वेट, अगर उनका पैदा होने के टाइम पे बर्थ वेट कम है, एनवायरमेंटल फैक्टर्स हो सकते हैं कि बच्चे को किस तरीके का एनवायरनमेंट में रखा जा रहा है, क्या आसपास कैसा माहौल चल रहा है, वो सारी चीज़ें हो सकती हैं। फिजिकल कॉज हो सकते हैं। रिसर्च स्टडीज हैव इंडिकेटेड दैट इंडिविजुअल एसपीडी हैव एबनॉर्मल ब्रेन एक्टिविटी व्हेन एक्सपोज्ड टू सर्टेन स्टिमुलाई। इंडिविजुअल विद एसपीडी हैव डिफरेंसेस इन ब्रेन स्ट्रक्चर, उनके ब्रेन स्ट्रक्चर अलग अलग होता है, विच प्रोवाइड अ बायोलॉजिकल बेसिस फॉर ऑनसेट ऑफ दिस डिसऑर्डर, ठीक है जी। इसके बाद हमारे पास होता है ऑटिज्म। ऑटिज्म क्या होता है जी? ऑटिज्म मैंने आपको भी बताया था, ये बेसिकली डेवलपमेंट को इम्पैक्ट करता है और अकेले रहना पसंद करते हैं लोग। ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर इज अ डिसऑर्डर दैट अफेक्ट डेवलपमेंट। हियर द वर्ड स्पेक्ट्रम रेफर्स टू द रेंज ऑफ सिम्टम्स एंड देयर सेवरिटी। जनरली द यंग चिल्ड्रन विद एएसडी हैव डिफिकल्टीज विद कम्युनिकेशन, बातचीत नहीं करते हैं, लैंग्वेज उन्हें कम्युनिकेट करने में प्रॉब्लम आती है, वर्ड्स नहीं मिलते, सोशल स्किल और बिहेवियर में भी कमी रहती है। इन अदर वर्ड्स, ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर्स आर कैरेक्टराइज्ड बाय सोशल इंटरेक्शन डिफिकल्टीज, सोशली एक्टिव नहीं होते हैं, कम्युनिकेशन चैलेंजेस, बातचीत नहीं करते हैं, टेंडेंसी टू एंगेज इन रिपीटेटिव बिहेवियर्स, एक ही चीज को बार बार करते रहते हैं, ठीक है। इसको हम क्या बोलते हैं? ऑटिज्म, ASD। इसके बाद इसके क्या कॉज होते हैं? वही जेनेटिकल फैक्टर्स, एनवायरमेंटल फैक्टर्स, ब्रेन डेवलपमेंट प्रॉपर नहीं हुआ है जब यंग एज में, तो ये। इसके बाद आता है ODD, ओपोजिशनल। ओपोजिशनल का मतलब हर चीज को ओपोज करना, है ना। इसमें क्या है? ओपोजिशनल नाम में ही है इन सबके, तो घबराना मत इनसे। डेफिएंट डिसऑर्डर इज अ सेट ऑफ ग्रुप ऑफ बिहेवियरल डिसऑर्डर कॉल्ड डिसरप्टिव बिहेवियर डिसऑर्डर। डिसरप्टिव का मतलब हर चीज को डिसरप्ट करना, हर चीज को अपोज करना, हर चीज को मना करना, हर चीज को ना करना। It is called by this name because children who have this disorder always tend to disrupt those around them. एक दूसरे को disrupt करके चलते हैं। Oppositional defiant disorder is one of the most common mental health disorders found in children and adolescents. Physicians define this disorder as a pattern of disobedient, सुनते नहीं हैं, बिल्कुल भी obedient नहीं होते, disobedient होते हैं, hostile होते हैं, defiant behavior होता है इनका, काफ़ी ज़्यादा बस हर चीज़ को disagree करते हैं, ठीक है। इंडिविजुअल्स अफेक्टेड बाय दिस डिसऑर्डर यूजुअली बिहेव लाइक रेबल, रेबल समझते हो, बागी। आर्ग्यू विद एडल्ट्स, एडल्ट्स के साथ आर्ग्यू करते हैं। रिफ्यूज टू ओबे, सुनते नहीं है बिल्कुल भी बात, अपना अपना करते हैं, ठीक है। इसके क्या कॉजेज होते हैं? बायोलॉजिकल एंड जेनेटिकल फैक्टर्स। चिल्ड्रन आर मोर ससेप्टेबल टू डेवलपिंग ODD इफ दे हैव अ पेरेंट विद हिस्ट्री। किसी पेरेंट की हिस्ट्री हो, ऐसा ही हो पेरेंट को, क्या किसी पेरेंट का हिस्ट्री सब्जेक्ट होना चाहिए? नहीं, मतलब हिस्ट्री में उनके पेरेंट को कभी ये डिसऑर्डर हुआ हो तो बच्चों में देखने को मिलता है, ठीक है। फिजिकल फैक्टर्स, प्रेजेंस ऑफ ODD ट्रेट्स हैव बीन लिंक्ड टू एग्जिस्टेंस ऑफ एबनॉर्मल अमाउंट्स ऑफ सम ब्रेन केमिकल्स। फिजिकली कुछ ब्रेन केमिकल्स एबनॉर्मल तरीके के हैं तो हमें डिसऑर्डर देखने को मिलता है। साइकोलॉजिकल फैक्टर्स, चिल्ड्रन में डेवलप ODD इफ दे डोंट हैव गुड रिलेशन विद पेरेंट्स, पेरेंट्स का अच्छा रिलेशन नहीं है, या नेग्लेक्टफुल पेरेंट्स हैं, सुनते नहीं हैं, तब बच्चे ऐसे हो जाते हैं। सोशल फैक्टर्स, ठीक है। इसके बाद आता है OCD। OCD क्या है? ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर, ये लास्ट है आपका, ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर। ऑब्सेसिव क्या होता है? बहुत ज्यादा ऑब्सेसिव होना। ऑब्सेसिव का मतलब क्या है? देखो क्या लिखा हुआ है, एक चीज के बारे में बहुत ज्यादा सोच के चलना, बहुत ज्यादा सोचते रहना। ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर इज अ मेंटल हेल्थ डिसऑर्डर दैट अफेक्ट्स पीपल ऑफ ऑल एजेस, हर तरीके की उम्र के लोग को हो सकता है, एंड वॉक्स ऑफ लाइफ। इट अकर्स व्हेन एन इंडिविजुअल गेट्स कॉट इन अ साइकिल ऑफ ऑब्सेशन एंड कंपल्जन। ऑब्सेशन में आ जाए,
कंपल्जन में आ जाए। इट कैन बी सेड दैट पर्सन्स विद ओसीडी आर प्लेग्ड बाय कांस्टेंट थॉट्स, उन्हें लगातार थॉट्स आते रहते हैं ऑफ फियर, डर लगता रहता है, दैट कॉज देम टू परफॉर्म रिचुअल्स और रूटीन्स, एक ही चीज बार बार बोलते हैं ना कि दैट पर्सन इज सेल्फ ऑब्सेस्ड, है ना। द डिस्टर्बिंग थॉट्स आर कॉल्ड ऑब्सेशंस, जो डिस्टर्बिंग थॉट्स आते हैं उन्हें वो ऑब्सेशंस होते हैं, काफी ज्यादा नेगेटिविटी रहती है उन लोगों को। एंड रिचुअल्स आर कॉल्ड कंपल्जन्स, ठीक है। ऐसा क्यों होता है, ऐसे लोग क्यों होते हैं, क्यों लोग ऑब्सेसिव, ये डिसऑर्डर क्यों देखने को मिलता है बच्चों में। Cause of OCD, the exact cause of OCD is still unknown. Research study suggests that there may be a problem with the way one part of the brain sends information to other part. मतलब एक पार्ट अगर कोई दूसरे पार्ट ऑफ द ब्रेन को गलत तरीके से इंफॉर्मेशन भेज रहा है तो आपको डिसऑर्डर देखने को मिलता है, ठीक है। सीरोटोनिन इज द केमिकल इन द ब्रेन दैट सेंड्स मैसेज फ्रॉम वन पार्ट टू अदर। एक केमिकल होता है ये जो ब्रेन में पाया जाता है और एक पार्ट से दूसरे पार्ट में मैसेज भेजता है। अगर ये इनसफिशिएंट है तो इससे ओसीडी हमें देखने को मिलता है। स्ट्रेस और एंजाइटी भी काफी ज्यादा रहती है इस वजह से, और ये काफी ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करता है। इसके बाद हमारे पास आते हैं डिसेबिलिटी एटिकेट्स। डिसेबिलिटी एटिकेट्स क्या होते हैं हमारे पास? डिसेबिलिटी एटिकेट्स इज अ सेट ऑफ गाइडलाइंस। एटिकेट्स बेसिकली होता है कि आप किस तरीके से बिहेव कर रहे हो कहाँ पे, तो गाइडलाइंस डीलिंग स्पेसिफिकली विद हाउ टू अप्रोच पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज, तो आपको किस तरीके से लोगों के साथ अप्रोच करना है, बातचीत करनी है जो डिसेबिलिटीज वाले हैं। जनरल डिसेबिलिटी एटिकेट्स क्या है जी? नंबर 1, ऑलवेज पुट द पर्सन फर्स्ट, आप उन लोगों को हमेशा आगे रखो। से पर्सन विद डिसेबिलिटी रादर देन डिसेबल्ड पर्सन, उनको पर्सन विद डिसेबिलिटी बोलो। ऑलवेज अवॉइड आउटडेटेड वर्ड्स, जो आपके पुराने आउटडेटेड वर्ड्स हैं जैसे हैंडीकैप, रिटार्डेड, फिजिकली चैलेंज, डिफरेंटली एबल्ड, इन्हें इग्नोर करना चाहिए, यूज नहीं करने चाहिए। फॉर एग्जाम्पल रेफर टू पर्सन्स हु आर ब्लाइंड रादर देन ब्लाइंड पर्सन्स, ठीक है। इन केस ऑफ इंट्रोडक्शन टू अ पर्सन विद डिसेबिलिटी इट इज अप्रोप्रिएट टू शेक हैंड्स, ठीक है। अगर आपको इंट्रोडक्शन करना है तो आप अच्छा रहेगा कि आप हाथ मिलाएं, ठीक है। व्हेन यू मीट अ पर्सन विद विजुअल इम्पेयरमेंट, अगर उसको प्रॉब्लम है, विजुअल प्रॉब्लम है, देखने में दिक्कत है, तो ऑलवेज आइडेंटिफाई योरसेल्फ एंड अदर्स हु मे बी विद यू, अपने आप को उससे जान पहचान करवाओ और आप आपस के साथ के हैं उससे करवाओ। लीनिंग और हैंगिंग ऑन अ पर्सन्स व्हील चेयर शुड ऑलवेज बी अवॉइडेड। किसी भी पर्सन विद स्पेशल नीड्स कि व्हील चेयर पे आपको बिल्कुल भी इस तरीके से लीन नहीं होना, मतलब हैंग नहीं होना, इट शुड बी अवॉइडेड बिकॉज सच एक्ट इज जनरली कंसिडर्ड अनोइंग। इनफैक्ट द चेयर इज अ पार्ट ऑफ अ पर्सनल बॉडी स्पेस ऑफ द पर्सन हु यूजेस इट, ठीक है। स्ट्रैटेजीज टू मेक फिजिकल एक्टिविटीज एक्सेसिबल फॉर चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स, किस तरीके से फिजिकल एक्टिविटीज आप एक्सेसिबल करा सकते हो, किनको? उन बच्चों को जिनकी स्पेशल नीड्स हैं, ठीक है। सबसे पहले उनका मेडिकल चेकअप होता रहे प्रॉपर। फिजिकल एक्टिविटीज़ बच्चों के इंटरेस्ट के हिसाब से आप कंडक्ट करवा सकते हो। इक्विपमेंट रिलेटेड टू फिजिकल एक्टिविटी शुड बी अकॉर्डिंग टू नीड्स ऑफ चिल्ड्रन, जो भी आप इक्विपमेंट्स होंगे वो बच्चों के नीड्स के अनुसार होने चाहिए। स्पेसिफिक एनवायरनमेंट शुड बी प्रोवाइडेड, उन्हें अच्छा एनवायरनमेंट दिया जाए। अलग अलग इंस्ट्रक्शन स्ट्रैटेजीज आप यूज़ कर सकते हो। रूल्स जो है वो मॉडिफाई कर दो अकॉर्डिंग टू नीड्स ऑफ द चिल्ड्रन, बच्चों की नीड्स के हिसाब से आप मॉडिफाई कर दो रूल्स को। चिल्ड्रंस प्रीवियस एक्सपीरियंस मस्ट बी टेकन इनटू कंसिडरेशन, चिल्ड्रंस के जो भी, उन बच्चों के जो भी प्रीवियस एक्सपीरियंसेस हैं उनको कंसीडर करते हुए, ताकि उनको फर्दर कोई प्रॉब्लम ना आए, तो ही आप इस तरीके की स्पोर्ट्स उन्हें करा सकते हो। तो ये सब आ जाते हैं हमारे पास स्ट्रैटेजी, ताकि आप फिजिकल एक्टिविटी करा सकते हैं चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स के साथ। तो दिस इज हाउ हमारा चैप्टर चलेगा। मेनली इसके अंदर आपको डिसेबिलिटीज, टाइप ऑफ डिसेबिलिटीज, डिसऑर्डर्स, टाइप ऑफ डिसऑर्डर्स, वो आपको अच्छे से देखने हैं और सभी के शब्दों से, मैंने आपको बोला ना, शब्दों से अच्छे से, जो मेजर 5 डिसऑर्डर है उन्हें उनके नाम से पहचानना, ठीक है। और उनका एक एक वर्ड में मीनिंग छुपा हुआ है, एक एक वर्ड में मीनिंग छुपा हुआ है। जैसे 5 के 5 आ गए ना, ऑब्सेसिव, जो बहुत ज़्यादा ऑब्सेस्ड होते हैं, जिन्हें नेगेटिव थॉट्स काफ़ी ज़्यादा रहते हैं। उसके अलावा अपोजिशनल, काफ़ी गुस्सैल, हर चीज़ को अपोज करने वाले, गलत तरीके से बात करने वाले। ऑटिज्म, चुपचाप रहने वाले, अपने में रहने वाले, इन्हें ये यूजुअली अपना बस एक ही चीज़ बार बार करते रहते हैं। सेंसरी प्रोसेसिंग, जिनका माइंड प्रॉपर्ली सेंस नहीं कर पा रहा चीज़ों को। और अटेंशन डेफिसिट, जो बहुत ज़्यादा अटेंटिव नहीं रह पाते हैं। ये 5 तरीके के डिसऑर्डर, ये सभी मेंटल डिसेबिलिटीज वाले पार्ट होते हैं। मेंटल डिसेबिलिटी को ही डिसऑर्डर बोला जाता है ना। और टाइप्स ऑफ डिसेबिलिटी आपने शुरू में पढ़ ली सारी की सारी, और यही आपको बस इस चैप्टर में मेनली पढ़ना है। तो चलिए फिर जल्दी से शुरू करते हैं और सबसे पहले देखते हैं कि योगा का मतलब क्या होता है। द टर्म योगा कम्स फ्रॉम संस्कृत वर्ड कौन सा? संस्कृत वर्ड युज, YUJ, विच मीन्स यूनियन, ठीक है। युज का मतलब होता है कंबाइन करना, जोड़ना चीज़ों को। योगा कंबाइंस किस चीज़ को जोड़ता है? फिजिकल एक्सरसाइजेस
mental meditation and breathing techniques to strengthen the muscles and relieve stress। मतलब कई सारी चीज़ों को कंबाइन करके एक योगा बनता है, ठीक है। अब योगा कैसे करा जाता है उसके बहुत सारे अलग अलग टेक्निक्स हैं, उन टेक्निक्स को हम लोग क्या बोलते हैं, आसन्स, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू पतंजलि आसन क्या होता है, आसन का मतलब होता है हमारे पास स्थिरम सुखम आसनम। स्थिरम सुखम आसनम का मतलब दैट पोजीशन विच इज कंफर्टेबल एंड स्टेडी, ठीक है। और उसके बाद अगर हम ब्रह्मणोपनिषद में देखें तो टू सिट इन अ कंफर्टेबल पोजीशन और पोस्चर फॉर एवर लास्टिंग पीरियड, उसको ही हम आसन बोलते हैं कि कंफर्टेबल पोजीशन में बैठना काफी लंबे समय के लिए, उसको हम आसन बोलते हैं। आसन इज अ मीन्स थ्रू विच फिजिकल एंड मेंटल डेवलपमेंट इज अचीव्ड, ठीक है। प्रिवेंशन ऑफ डिजीजेस, डिले इन एजिंग, डिजीजेस से बचेंगे, एजिंग, बुजुर्ग नहीं होंगे जल्दी से, आर द इफेक्ट दैट आर अचीव थ्रू योगा एक्सरसाइजेस, ठीक है। इसके बाद अब हमारे पास बेनिफिट्स ऑफ आसन, क्या क्या बेनिफिट्स होते हैं, देखो बहुत सारे 8 बेनिफिट्स लिखे हुए हैं, आप कोई भी 4 से 5 बेनिफिट्स लर्न कर सकते हो। बोन्स और जॉइंट स्ट्रांग हो जाते हैं, बॉडी की मसल स्ट्रांग हो जाती हैं, ब्लड सर्कुलेशन बेटर हो जाता है, बीपी नॉर्मल होता है, लंग्स और चेस्ट का जो साइज़ है वो काफ़ी एनहांस होता है, जिससे रेस्पिरेटरी इश्यूज़ नहीं आते, ब्रीदिंग इश्यूज़ नहीं आते, एफिशिएंसी होती है, डाइजेस्टिव सिस्टम अच्छा होता है, नर्वस सिस्टम स्ट्रेंथन होता है, बेटर होता है, एफिशिएंसी ऑफ एक्सक्रीटरी सिस्टम बेटर होता है, आप एक्सक्रीट अच्छे से कर सकते हो वेस्ट। इट विल ऑल्सो इंक्रीज द इम्यून सिस्टम, इम्यून सिस्टम भी बेटर होता है। तो योगा के बहुत सारे हर चीज़ बेटर बता रहा है, तो ये सब आप लिख सकते हो एग्जामिनेशन में, ठीक है। अब योगा में हम लोग पढ़ने वाले हैं यहाँ पे कुछ प्रॉब्लम्स के बारे में जो हमें देखने को मिलती हैं, और उन प्रॉब्लम्स को किस आसन से, किस टेक्निक से, किस एक्सरसाइज से ठीक करा जा सकता है वो हमें यहाँ पे देखना है। सबसे पहले आता है ओबेसिटी। ओबेसिटी आप सब जानते हो यार, ओबेसिटी मतलब मोटापा, है ना। तो ओबेसिटी क्या है, ओबेसिटी इज दैट कंडीशन ऑफ द बॉडी इन विच द अमाउंट ऑफ फैट इंक्रीजेस टू एक्सट्रीम लेवल। बॉडी मास इंडेक्स इज हेल्पफुल फॉर कैलकुलेटिंग द ओबेसिटी लेवल। अगर आपको ओबेसिटी लेवल कैलकुलेट करना है तो बॉडी मास इंडेक्स बेस्ट मेजर है ये देखने का। बॉडी मास इंडेक्स, बीएमआई इंडेक्स अगर आपको निकालना हो तो उसका फॉर्मूला ये टर्म 1 में मैंने आपको बताया था, वेट इन केजी डिवाइड बाय हाइट इनटू हाइट, उससे आपका फिर बॉडी मास इंडेक्स जो आ जाता है वो अलग अलग तरीके से आता है। तो अगर 18.5 या फिर उससे भी बेसिकली कम आ रहा है तो आप लोग आ जाते हो अंडर वेट में। नॉर्मल वेट आता है 18.5 से 24.9, ओवर वेट आता है 25 से 29.9, फिर यहाँ से अब ओबेसिटी शुरू हो जाता है 30 से 35 तक लगभग ओबेसिटी क्लास 1, 35 से 39.9 तक ओबेसिटी क्लास 2, और उसके बाद अगर और बढ़ जाए 40 से भी ज़्यादा हो जाए तो ओबेसिटी क्लास 3। ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। अच्छा, अब ये इसको ठीक करने के लिए हम कौन कौन से आसन कर सकते हैं। सबसे पहला होता है वज्रासन। वज्रासन कुछ इस प्रकार का होता है कि बड़ा कंफर्टेबल पोजीशन में ये जो लेडी हैं ये बैठी हैं और अपने नीज को ऐसे बेंड करके और अपने हाथ जो हैं वो रख के प्रॉपर तरीके से ये परफॉर्म करा जाता है। वज्रासन इज अ नीलिंग पोज एंड इट टेक्स इट्स नेम फ्रॉम संस्कृत वर्ड वज्र विच मीन्स अ डायमंड और अ थंडरबोल्ट। आसन ऑफ कोर्स मीन्स पोज। इसके क्या क्या बेनिफिट्स होते हैं, मेमोरी अच्छी करता है, ये बेनिफिट्स लगभग सबके सिमिलर रहते हैं। आपकी मेंटल स्ट्रेस अच्छा करता है, कंसंट्रेशन बेटर करता है, ठीक है। क्या चीज़ें ध्यान रखनी है, अ पर्सन सफरिंग फ्रॉम जॉइंट पेन शुड नॉट परफॉर्म वज्रासन। अगर आपके जॉइंट में प्रॉब्लम है तो फिर आपको वज्रासन परफॉर्म नहीं करना है क्योंकि ये सब जॉइंट से हो रहा है, ठीक है जी। इसके अलावा आपके पास कौन सा आता है, दूसरा आता है पद हस्तासन। पद हस्तासन कौन सा होता है, द नेम कम फ्रॉम संस्कृत वर्ड पद विच मीन्स फुट। संस्कृत में पद का मतलब फुट होता है और हस्ता का मतलब हैंड होता है, आसन का मतलब पोस्चर होता है, ठीक है। तो आपको हैंड्स एज वेल एज लेग्स दोनों को प्रॉपरली एक साथ कंबाइन करके आसन परफॉर्म करना होता है। देखो अगर आप देख पा रहे हो तो रामदेव जी बिल्कुल प्रॉपरली पूरा का पूरा अपने हैंड्स नीचे तक लाके बिल्कुल ज़मीन पे रख देते हैं, ठीक है। तो ये आसन के क्या क्या बेनिफिट होते हैं जी, देखो लिखा हुआ है, इट इज अ स्टैंडिंग इन्वर्टेड आसन इन विच द हैंड्स आर स्ट्रेच्ड डाउन टू द ग्रुप ऑफ फीट, ठीक है। क्योर मेनी स्टमक एलिमेंट्स, स्टमक एलिमेंट्स को ठीक करता है, ब्लड सर्कुलेशन अच्छा करता है, स्पाइन फ्लेक्सिबल करता है, एंड इट एलिमिनेट एक्सेसिव बेली फैट। बेली फैट जो आपके एक्सेसिव है वो भी खत्म करता है। क्या किन लोगों को नहीं करना है, द इंडिविजुअल्स हु हैव बैक पेन शुड अवॉइड दिस आसन। वही क्योंकि कमर का खेल है सारा, आसन में यूजुअली ये चलेगा कि जिनको बैक पेन है वो मत करें। एटलीस्ट दे शुड नॉट बेंड फॉरवर्ड फुली, दे कैन बेंड देमसेल्व्स ओनली एज फार एज कंफर्टेबल। अब आता है ऊर्ध्वहस्तासन। इसमें क्या होता है, ये भी एक संस्कृत वर्ड है विच इज अ लूजली ट्रांसलेटेड एज एन अपवर्ड सल्यूट। अपवर्ड सल्यूट ऊपर की तरफ सल्यूट करना। देखो इस तरीके से ये चिंटी जो है ये हाथ पूरा का पूरा अपना स्ट्रेच करके ऊपर की तरफ बिल्कुल स्ट्रेट, मतलब हम लोग तो मैं कैमरा में तुम्हें कैसे दिखाऊं, यहाँ से डायग्राम की मदद से आप देख पाओगे। इट इज अ संस्कृत वर्ड जो
अपवर्ड सैल्यूट शो करता है और आप पाम ट्री पोजीशन, पाम ट्री देखा जो सबसे बड़े ट्रीज होते हैं, ठीक है। इट इज एन आसन दैट इन्वॉल्व स्ट्रेचिंग द हैंड्स एंड द वेस्ट टू रिसीव रिलैक्सेशन, ठीक है। इनके बेसिकली नाम पकड़ना, सही है ना। जैसे यहाँ पे हमने क्या बात करी थी, पैरों से हाथों तक, है ना, पद हस्तासन। उसके बाद यहाँ पे हमने वज्रासन, वज्रासन का मतलब वज्र के समान, राइट। तो इस तरीके की चीजें यहाँ से आपको देखनी है, ये भी समझ गए। इससे क्या होता है, हमारे पास डाइजेशन अच्छा होता है, स्ट्रेस एंजाइटी खत्म होती है, बॉडी पोस्चर बेटर करता है ये। इसके अलावा इंक्रीजिंग द कैपेसिटी ऑफ लंग्स, कैपेसिटी ऑफ लंग्स, इस कौन लोग को नहीं करना, शोल्डर और नेक इंजरीज है जिनको, या डिजीनेस फील होती है ऊपर देखते टाइम, उन लोगों को ये आसन नहीं करना है। इसके अलावा और कौन सा आसन है जो आपको मदद करेगा मोटापा कम करने में, ये है हमारे पास त्रिकोण आसन। त्रिकोण आसन मतलब ट्राइंगल से आया है, देखो हमारे यहाँ पे ना आपको बॉडी को इस तरीके से बेंड करना है कि वो प्रॉपर ट्राइंगल देखने को मिले। एक ट्राइंगल तो ये आपको दिख रहा है, दिख रहा है, एक ट्राइंगल ये आपको दिख रहा है, और अगर मैं पूरा देखूं तो ये भी एक ट्राइंगल बन रहा है। इस तरीके से हम इसको बोलते हैं त्रिकोण आसन, ठीक है। तो त्रिकोण आसन और ट्राइंगल पोज है योगा पोस्चर दैट रिक्वायर्स प्रैक्टिशनर टू कीप देयर आईज ओपन अनलाइक मोस्ट अदर आसन्स। बाकी सब में तो आंखें बंद होती हैं, लेकिन इसमें आंखें खोलनी पड़ती हैं। बेनिफिट क्या है, हाइट बढ़ती है इससे, हिडन हैंड्स ब्लड सर्कुलेशन इंप्रूव होता है, इट स्ट्रेंथन्स द लंग्स एंड आर्म्स, ठीक है। जिसको कुछ स्पॉन्डिलाइटिस की प्रॉब्लम है उन लोगों को ये आसन नहीं करना चाहिए। डायबिटीज़, अब अगली प्रॉब्लम आ रही है डायबिटीज़, तो इसके अंदर आपको इस तरीके के 3-4 आसन जो यूज़ होंगे ओबेसिटी में, वो आपको याद रखने हैं, ठीक है। वज्रासन हो गया आपका, पदहस्तासन हो गया, उसके बाद ऊर्ध्वहस्तासन हो गया, उसके बाद त्रिकोणासन हो गया। अब डायबिटीज़ आप सब समझते हो, डायबिटीज़ इज अ कंडीशन दैट इम्पेयर्स द बॉडी एबिलिटी टू प्रोसेस ब्लड ग्लूकोज, ठीक है। जो बोलते हैं ना मीठा नहीं खाना, आपको डायबिटीज़ की प्रॉब्लम हो गई है, ब्लड शुगर लेवल काफ़ी बढ़ा हुआ है, तो ये सारी प्रॉब्लम डायबिटीज़ हम लोग होती है। स्मॉल डिवाइस कॉल्ड अ ग्लूकोज मीटर या ग्लूकोमीटर मेजर करता है कि कितनी शुगर आपके ब्लड सैंपल में पाई गई है, राइट। अच्छा, अब डायबिटीज़ के लिए कौन कौन से आसन हैं जो क्योर करने में मदद करेंगे, भुजंगासन, भुजंगासन या फिर कोबरा पोज, याद रखना भुजंगासन कोबरा जैसा, जैसे कोबरा सांप होता है ना वैसा। इट्स अ रिक्लाइनिंग बैक बेंडिंग आसन in Hatha yoga and modern yoga as exercise. It is commonly performed in a cycle of asan and सूर्य नमस्कार। सूर्य नमस्कार में भी हम लोग इसको परफॉर्म करते हैं। बेनिफिट्स क्या होते हैं, इट प्रोवाइड स्ट्रेंथ एंड एजिलिटी, क्योर द डिजीजेज ऑफ लीवर, लीवर की प्रॉब्लम्स को दूर करता है, गिव स्ट्रेंथ टू हैंड मसल्स, हाथों से हो रहा है तो हैंड मसल्स को, किनको नहीं करना, प्रेग्नेंट वेमेन एंड द इंडिविजुअल हु सफर फ्रॉम हर्निया, बैक इंजरीज, उन्हें ये आसन नहीं करना। देखो इस तरीके से बिल्कुल लेट के और चेस्ट से ऊपर की तरफ आना है विद योर हैंड्स, यह हमारे पास भुजंगासन हो जाता है। उसके बाद हमारे पास होता है पश्चिमोत्तानासन, पश्चिमोत्तानासन या फिर पश्चिमोत्तानासना, काफ़ी बड़ा नाम होता है। इसमें क्या करना होता है, आपको इस तरीके से बैठना है, बिल्कुल स्ट्रेट बैठ के, और बिल्कुल बैक को बेंड करके अपनी जो एल्बोज हैं उनको नीचे लगा के, और हैंड से ऐसे आपके जो बिल्कुल, कौन फ़ोन कर रहा है भाई, मत करा करो यार, कॉल मत करा करो यार वीडियो के बीच में। यहाँ से इस तरीके से आपको अपने लेग्स तक पहुँचना है, इसको हम बोलते हैं पश्चिमोत्तानासना। सीटेड फॉरवर्ड बेंड और इंटेंस डोर्सल स्ट्रेच इज एन आसन इन हठ योगा एंड मॉडर्न योगा एज एक्सरसाइज। क्या क्या बेनिफिट्स होते हैं, ओबेसिटी कम करता है, ट्रीटिंग द एब्डोमिनल डिजीजेज, गिव रिलीफ इन अस्थमा में हेल्प करता है। और किसको नहीं करना चाहिए, अगर आपको किसी प्रकार की रेस्पिरेटरी डिजीजेज है या फिर वही बैक में भी अगर प्रॉब्लम है तो भी आपको ये आसन थोड़ा देख के करना चाहिए। इसके बाद हमारे पास आता है पवन मुक्त आसन। पवन मुक्त आसन में क्या होता है, ये एक विंड रिलीविंग पोज होता है। पवन का मतलब हवा और मुक्त का मतलब रिलीव करना, तो इसको हम बोलते हैं विंड रिलीविंग पोज इन इंग्लिश। इज अ रिक्लाइन पोस्चर। द संस्कृत नेम पवन मुक्त आसन इज मेड अप ऑफ 3 संस्कृत वर्ड, पवन प्लस मुक्त प्लस आसन, वेयर पवन मीन्स विंड, मुक्त मीन्स रिलीज एंड आसन मीन पोस्चर। क्या क्या बेनिफिट्स होंगे, देखो इस तरीके से बिल्कुल लेट के, ये हमारा बिल्कुल रॉक स्टार सुपरस्टार है, इन्हें आइडेंटिफाई करना कमेंट सेक्शन में, कौन रॉक स्टार है, कौन सुपरस्टार है, बहुत फेमस पर्सनालिटी और अ वेरी नाइस पर्सन एट हार्ट, आपको आइडेंटिफाई करके बताना है, ठीक है। क्या क्या बेनिफिट्स होंगे, एक तो टेंशन लोअर बैक में कम होती है, एनहांसेस द ब्लड सर्कुलेशन, स्ट्रेंथन द एब्डोमिनल मसल्स। और किनको नहीं करना चाहिए, द इंडिविजुअल सफरिंग फ्रॉम पाइल्स, हार्ट प्रॉब्लम्स, हाई बीपी, हर्निया, इन्हें नहीं करना चाहिए। बेटा एक छोटा सा होमवर्क है, आपको क्या करना है, आपको ये सारे आसन एक जगह लिखने हैं और उनको
इस तरीके से नाम से आइडेंटिफाई करना कि नाम की मदद से आप उसको लिख पाओ, समझ रहे हो, नेम से आइडेंटिफाई होंगे ये सारे, इनके मतलब देख लेना। पवन मुक्तासन का मतलब विंड रिलीफ है ना, इस तरीके से। इसके बाद आ रहा है आपके पास अर्धा मत्स्येंद्र आसना। अर्धा मत्स्येंद्र आसना क्या होता है, देखो इसके अंदर बेसिकली जो अर्धा मत्स्येंद्र आसना में दिया हुआ है, अर्धा मतलब हाफ, अर्धा मतलब हाफ, मत्स्य मीन्स फिश, इंद्र मीन्स किंग, आसन मीन्स पोस्चर। तो इसमें आपको यूजुअली हाफ फिश किंग की तरीके का पोस्चर बनाना है, कुछ इस तरीके से। अगर आप इस डायग्राम में देख पा रहे हो, आप एक काम करना अभी इस पर्टिकुलर आसन का आप एक YouTube वीडियो चेक करना, सो दैट आपको सारी चीज़ें समझ में आ सके और आपको उसमें किसी भी प्रकार का कोई प्रॉब्लम ना आए, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, बेनिफिट्स क्या होते हैं, इससे फ्लेक्सिबिलिटी स्पाइन की इंप्रूव होती है, क्योंकि देखो कमर बिल्कुल बेंड हो गई है भाई साहब, खतरनाक। उसके बाद हेल्प्स इन इंक्रीजिंग सप्लाई इन लंग्स, क्योर बैक पेन। और इसमें क्या होता है कि विमेन हु आर 2 और 3 मंथ्स प्रेग्नेंट, उन्हें ये चीज़ नहीं करनी चाहिए, ठीक है, काफ़ी डेंजरस है। इसके बाद आ रही है आपके पास अगली प्रॉब्लम जो कि है अस्थमा। अस्थमा हम सब जानते हैं, अगर सांस लेने में प्रॉब्लम आती है तो उस प्रॉब्लम को हम लोग क्या बोलते हैं, अस्थमा। अस्थमा इज अ डिजीज ऑफ लीवर लंग्स इन विच एयरवे बिकम्स ब्लॉक्ड। मतलब एयरवे का मतलब क्या होता है कि जो सांस लेने की जो पाइपलाइन होती है वो ब्लॉक हो जाती है या वो श्रिंक हो जाती है, तो इस तरीके की प्रॉब्लम्स आती है। और डिफिकल्टी इन ब्रीदिंग आती है। एयरवे ऑल्सो स्वेल अप एंड प्रोड्यूस एक्स्ट्रा म्यूकस, इट यूजुअली ट्रिगर्ड द कफिंग, स्नीजिंग और शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ, ठीक है। नेबुलाइजर्स वो मशीन्स हैं जो लिक्विड मेडिकेशंस को फाइन मिस्ट में कन्वर्ट करते हैं, जिससे आप इजीली ब्रीद इन कर पाते हो। बच्चे को काफ़ी ज़्यादा हम लोग नेबुलाइज करते हैं जब उसका चेस्ट में बहुत ज़्यादा एक तरीके से बलगम जम जाता है और वो सांस नहीं ले पा रहा होता प्रॉपर, तो नेबुलाइजर्स यूज़ होते हैं। कौन कौन से आसन है जो आपको हेल्प करेंगे अच्छी सांस लेने में, सबसे पहले हो रहा है सुखासन। सुखासन कौन सा होता है, आराम से बैठ जाओ बिल्कुल लेग्स क्रॉस करके और सुख मिलेगा आपको बहुत ज़्यादा, इस तरीके से। जैसे ये हमारी लेडी बैठ के दिखा रही हैं, देखो बड़े ध्यान से, क्या मज़ा फील आ रहा है, एकदम समंदर के किनारे बैठी हैं। आई थिंक इमेज बहुत क्लियर नहीं है। क्या लिखा है, सुखासना इज अ सिंपल क्रोज लेग पोज, इट इज वन ऑफ द मेडिटेटिव आसन, इट इज बेसिक लेवल योगा पोस्चर। बेसिक लेवल योगा है, क्या क्या बेनिफिट होते हैं, इट काम योर माइंड, इट इम्प्रूव्स बॉडी पोस्चर, इट रिड्यूसेस स्ट्रेस एंड मेंटल फटीग। और किसको नहीं करना, इफ योर नीज एंड हिप्स आर इंजर्ड और इन्फ्लेम्ड, यू शुड अवॉइड दिस आसन, ठीक है। अगर आप लोग देखोगे तो बहुत सारे आसन हैं जो इनमें सिमिलर आसन चलते हैं तीनों में, तो मैंने वो कवर नहीं करे हैं। जो डिफरेंट आसन हैं वो यहाँ पे कवर कर दिए हैं, ठीक है। चक्रासन क्या होता है, चक्रासन एक चक्र की तरह, सर्कल की तरह घूम जाना, ठीक है। तो ये आता है हमारा चक्रासन। इट इज एन आसन इन योगा एज एक्सरसाइज, इट इज अ बैक बेंड एंड इज द फर्स्ट पोज ऑफ द फिनिशिंग सीक्वेंस इन अष्टांग योग। इट गिव्स ग्रेट फ्लेक्सिबिलिटी टू द स्पाइन। In acrobatics and gymnastics, this body position is called bridge. इसको bridge भी बोलते हैं, देखो इस तरीके का पोजीशन, ठीक है। इससे क्या होता है, it cures back pain, it cures any pain in kidney, it prevents the problem of hernia। और किसको नहीं करना चाहिए, अगर आपको शोल्डर में प्रॉब्लम है, हेडेक है या हाई बीपी है। इसके बाद आता है हमारे पास गोमुखासन। गोमुखासन कुछ इस प्रकार का होता है, अगर आप देख पाओ, ऐसे बैठ जाना है बिल्कुल और पीछे से दोनों हैंड्स अपना एक फिंगर से दूसरे हैंड को पकड़ के प्रॉपरली सारा काम प्रॉपर बैठ जाना है, ठीक है। गोमुखासन को आप याद रखना काउ फेस पोज भी बोलते हैं। सीटेड आसन होता है और समटाइम्स यूज फॉर मेडिटेशन। इसके क्या फ़ायदे होते हैं, इट मेक्स द लेग मसल स्ट्रॉन्ग एंड इलास्टिक, इट हेल्प्स इन स्टेइंग फिट एंड स्ट्रॉन्ग। किसको नहीं करना, अवॉइड दिस आसन इन केस ऑफ एनी नी इंजरी, ठीक है जी। इसके बाद होता है आपके पास पर्वतासन। पर्वतासन बिल्कुल सिंपली पर्वत की तरह बैठना है। टू संस्कृत वर्ड, पर्वत, पर्वत मीनिंग माउंटेन, आसन मीन्स पोज। बिल्कुल सिंपली ऐसे बैठ के नमस्कार करना है। बेनिफिट्स, इंप्रूव फंक्शन ऑफ स्पाइनल कोड, गिव रिलीफ फ्रॉम टेंशन एंड शोल्डर, गिव रिलीफ फ्रॉम टेंशन, शोल्डर और बैक को टेंशन से इंप्रूव करता है। एड रिड्यूस एक्स्ट्रा फैट, अगर एक्स्ट्रा फैट है कोई तो वो रिड्यूस होता है बैक और वेस्ट में। किसको नहीं करना चाहिए, अगर आपको शोल्डर इंजरी है। इसके बाद मत्स्य आसन। मत्स्य आसन कुछ इस प्रकार का होता है, बड़ा डेंजरस सा आसन है। अगर आप देखो जो लोग योगा करते हैं रेगुलरली उनके लिए बहुत इजी होता है, क्योंकि दे आर वेरी वेरी फ्लेक्सिबल, बट देखने में काफ़ी डेंजरस लगते हैं। क्या है इसके अंदर, मत्स्य आसन और फिश पोज इज अ रिक्लाइनिंग बैक बेंडिंग आसन इन हठ योग एंड मॉडर्न योग एज एक्सरसाइज। क्या बेनिफिट होते हैं, अस्थमा से रिलीफ मिलता है, डिफेक्ट ऑफ आइज दूर होता है, टेंशन नेक और शोल्डर की कम होती है। किसको नहीं करना, जिसको नेक इंजरी और लोअर बैक प्रॉब्लम हो उसको नहीं करना। इसके बाद आता है हमारे पास
हाइपरटेंशन। हाइपरटेंशन किसको बोलते हैं? जिसका ब्लड फ्लो ज़्यादा होता है, बीपी ज़्यादा होता है, ठीक है। हाइपरटेंशन अ कंडीशन इन विच द फोर्स ऑफ द ब्लड अगेंस्ट द आर्टरी वॉल्स इज टू हाई। यूजुअली हाइपरटेंशन इज डिफाइंड एज बीपी above 140/90 and is considered severe if the pressure is above 180/120, ठीक है। मतलब यूजुअली जो बीपी है 140/90 होता है, और सीवियर कब होता है? अगर 180/120 से आसपास देखने को मिल रहा है, ठीक है जी। अब बीपी के लिए कौन से आसन अच्छे हैं? ताड़ासन। ताड़ासन इज यूजुअली द स्टार्टिंग पोजिशन ऑफ ऑल द स्टैंडिंग पोजेस, बट इट्स यूजफुल टू प्रैक्टिस। ताड़ासन एज अ पोज इन इटसेल्फ, देखो इस तरीके से ज़बरदस्त सिंपली खड़े होके हाथ पूरे ऊपर तक इस तरीके से स्ट्रेच करने हैं। मतलब मैं तो कैमरा में आपको शो नहीं कर पाऊंगा क्योंकि कैमरा एक इस तरीके से फ्रेम में आता है। क्या क्या बेनिफिट होंगे? ओबेसिटी कम होगा, कॉन्स्टिपेशन से इंप्रूवमेंट मिलेगी आपको, बॉडी शेप अच्छा होगा। इफ़ यू हैव लो बीपी एंड हेडेक यू शुड नॉट डू दिस आसन, लो बीपी में नहीं करना चाहिए। वज्रासन, वज्रासन में ऑलरेडी हम लोग देख चुके हैं, ठीक है ना। वज्र के समान राइट डायमंड थंडरबोल्ट ये ऊपर आ चुका है। उसके बाद पवन मुक्तासन, पवन मुक्तासन भी हम लोग ऊपर चेक कर चुके हैं, तो सेम टू सेम आ रहा है। उसके बाद अर्थ चक्रासन, अर्थ चक्रासन का मतलब आधा चक्र, ऊपर आपने पूरा का पूरा व्हील वाला पढ़ा था ना चक्रासन, ये अर्थ चक्रासन है। मतलब आपको पूरा हाथ नीचे ना जोड़ के बस हाफ बेंड होना है, यानी कि हाफ व्हील पोज easier to perform than the full wheel pose. Those who have stiff back should attempt this first before going on to the difficult full wheel pose. Full wheel से अच्छा ये हाफ व्हील आप एक बार ट्राई कर सकते हो। स्ट्रेस और टेंशन कम होगी, फैट कम होगा, पेन कम होगा लेग्स में। किसको नहीं करना चाहिए? अगर किसी को पेप्टिक अल्सर, हर्निया है, माइग्रेन है, हेडेक है। उसके बाद शवासन, शवासन का मतलब सिंपली बस इस तरीके से शव की तरह, शव मतलब एक बॉडी की तरह लेट जाना है। और शवासन कॉप्स पोज और मृतासन इज एन आसन इन हठ योग एंड मॉडर्न योग एज एक्सरसाइज ऑफन यूज फॉर रिलैक्सेशन एट द एंड ऑफ द सेशन। बस रिलैक्सेशन के लिए यूज किया जाता है। इट इज़ अ यूजुअल पोज फॉर द प्रैक्टिस ऑफ योगा। और निद्र मेडिटेशन, बेनिफिट्स क्या होते हैं? ये आपका हाई बीपी कंट्रोल करता है, एनर्जी लेवल कंट्रोल करता है और माइंड को काम करता है। तो दिस इज इट गाइज। मुझे पूरी उम्मीद है आपको सारे आसन का नाम पता चला होगा। सबसे पहले तो इनका स्पेल करना बहुत मुश्किल था, बट आई ट्राइड, और मुझे पूरी उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। कुछ छोटी मोटी गलती हो गई है तो कृपया करके माफ़ करना, हो जाती हैं गलतियाँ, बट आई ट्राइड माई लेवल बेस्ट टू एक्सप्लेन ईच एंड एवरीथिंग टू यू, और होपफुली आपको समझ आया होगा। बट ये आसन हैं, अगर आपको इसमें कोई पर्टिकुलर आसन नहीं समझ में आया तो उसको वीडियो प्ले करें यूट्यूब पे और उसको एक बार चेक कर लो। बस पता होना चाहिए कैसे परफॉर्म करता है, उसके क्या क्या बेनिफिट्स होते हैं, 2-2, 3-3, 4-4, वो आप सिंपली पता करो और वो आप एग्जाम में लिख के आओ। आराम से आपको इसमें मार्क्स मिल जाएंगे। और इसी के साथ हमारा टर्म 2 का सिलेबस भी होता है समाप्त। मुझे पूरी उम्मीद है आपको चीज़ें समझ में आई होंगी और आपने परफेक्शन के साथ कर भी ली होंगी। आई एम गोना सी यू ऑल सुपर सून। अच्छे से एग्जाम करके आना। ऑल द वेरी 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 बेस्ट। टेक केयर, बाय बाय।